गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे है? मैं तो बिल्कुल फिट फाट हूँ। उसकी रीज़न ये है कि सुबह सुबह आजकल मैंने योगा शुरू किया है और वो सुबह सुबह योगा करने से वो जो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है, वो मैं आपको बांटने के लिए सुबह सुबह आ जाती हूँ। अच्छा, वैसे आपस की बात है, बहुत सारे लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे, बहुत सारे लोग मेरी बात से मुत्तफ़िक नहीं होंगे। ये असल ज़िंदगी में भी होता है। अब बहुत कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, आपका परसेप्शन होता है, आपके ख़यालात होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरा आपके साथ रहने वाला है वो भी उससे अग्री करे, वो भी उससे कहे हाँ भाई, हामी भरे, आपकी हाँ में हाँ मिलाए। और ख़ाली आपका हमउम्र साथी या हमउम्र कलीग ही नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे आपके लोग जो अलग जनरेशन से हैं, थोड़ा सा 10 साल बड़े भी कह सकते हैं आप उनको, या आपके पेरेंट्स या आपके बड़े बहन भाई, या दूसरे एरा से, या थोड़े से पुरानी सोच रखते हैं। पुरानी द सेंस थोड़ी सी पुरानी सोच रखने वाले लोग भी बहुत दफ़ा अलग अलग किस्म की परसेप्शंस रखते हैं, आइडियाज़ रखते हैं, लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं और आप लोग अलग तरीके से देखते हैं। अच्छा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ज़ेरे बहस अक्सर रहते हैं। अब हर महफिल में आप सुनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं छोटी मोटी बात करूँ तो पुलाव और बिरयानी पे बहस हो रही होती है। अक्सर जो लोग हैं, ख़ासतौर पे पंजाब से, तो कहते हैं पुलाव की क्या बात है, और कराची वाले या सिंध वाले या हैदराबाद वाले ये लोग कहते हैं बिरयानी के बगैर तो हमारा मेन्यू महीने का या हफ्ते का अधूरा है। सो ये बहस ख़त्म नहीं होती। फिर अक्सर सुनने में आया है कराची और लाहौर के बीच में, लाहौर के लोग जिंदा दिल होते हैं और कराची वाले आपस में अपने आप को ये कह रहे होते हैं कि हमारा जो शहर है वो रोशनियों का शहर है, जिंदा दिल शहर है। सो ये बहस भी कभी ख़त्म नहीं होती। लड़के और लड़की, आपने डिबेट अगर सुनी हो कि लड़के ज़्यादा मेंटली स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, या लड़कियां मेंटली ज़्यादा स्मार्ट और एक्टिव होती हैं, ये बहस भी मेरे ख्याल से अब तक चलती रहेगी, ख़त्म ही नहीं होगी। मियाँ बीवी में से मजलूम कौन है, इस बहस पे भी अक्सर लोग तबसरा कर चुके हैं। ननियाल या ददियाल, बच्चे ज़्यादा करीब किससे होते हैं या किससे होने चाहिए, इस बहस से भी हम बिल्कुल भी फाइट ही नहीं कर सकते। सो ये बहस चलती रहेगी आखिरी वक्त तक और इसका कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आएगा। उसी तरह बहुत सारी ऐसी बहस होती हैं जो बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स के दरमियान होती हैं, या बच्चों और बच्चों के बड़ों के दरमियान। कभी खाला से बहस हो जाती है, कभी चाचा से बहस हो जाती है। कोई भी ऐसा आपका रिलेटिव जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होता है, और आप भी उनमें से हैं जो अपनी बात पे अटल रहते हैं, मनवाते हैं। सो अक्सर लाइक मेरी 8 खालाएँ हैं, और जब सब इकट्ठे कभी मिलती हैं ना, सो हम सारे भांजी भतीजिया वगैरह जो भी जितने भी कज़न्स होते हैं वो चुप कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी खालाएँ सारी और मामू सब स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, और इतनी कोई बहस होती है, मुझे लगता है कोई मछली बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, आपस में सब बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे होते हैं। वो ऐसा लगता है कि बस क्या हो गया। और ये सिर्फ मेरे घर में नहीं है, या आपके घर में भी ऐसा होता होगा। सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, सबकी अलग अलग राय हैं। हाँ, आप ज़िंदगी में एक्सेल कैसे कर सकते हैं? आप ज़िंदगी में एक्सेल ऐसे कर सकते हैं जब आपको चुनना आता हो कि आपको क्या, किस स्टेज पर, किस वक्त चुनना है। क्या ये मशवरा पुप्पी वाला चलेगा इस वक्त, इस उम्र में? क्या वो चाचा ने जो मशवरा दिया, या उनकी जो सोच है, या उनका जो तजुर्बा है, वो चलेगा इस वक्त? अगर आप सही लोगों के मशवरे, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाकर ज़िंदगी गुजारते हैं, बग़ैर किसी अना के, बग़ैर किसी ईगो के, तो आप एक्सेल करते हैं और ज़िंदगी में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ शायद आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होता। सो अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखें जैसे पानी की तरह बहने वाला, गो विद द फ्लो। सो आज कुछ ऐसे ही होने वाला है, वो ना ख़त्म होने वाली बहस, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एक तरफ होंगे। वो समझते हैं आज की जनरेशन जो कि अपने आप को कहती है कि हम बड़े जिंदा दिल हैं, हम कलरफुल हैं, और जो थोड़ी सी पुरानी सोच रखने वाले लोग, जो यंगस्टर्स को लगता है कि वो ब्लैक एंड वाइट हैं, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर अपने बच्चों के साथ बैठती हूँ तो मुझे ज़्यादा कलरफुल कपड़े, कलरफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। और आजकल की नौजवान नस्ल अजीब है, बुरी रूह। मैं तो कहती हूँ ग्रे कलर पसंद है, बेज कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है,
वाइट, मतलब लाइक इन पेस्टल कलर से निकलते ही नहीं है। सो यंगस्टर्स के हिसाब से जो आज की जनरेशन है उनके हिसाब से हम लोगों की सोच ब्लैक एंड वाइट है, आई डोंट थिंक सो। और उनके खुद के हिसाब से उनकी सोच कलरफुल है। सो देखते हैं आज कलरफुल सोच वाले या ब्लैक एंड वाइट सोच वाले कौन जीतते हैं आर्गुमेंट्स में। छोटे से ब्रेक के बाद रही हमारे साथ इस मॉर्निंग शो में मजीद जान डालने के लिए, क्योंकि आपके बगैर जान ही नहीं है भाई, बेजान। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए इस बहस का हिस्सा बने जो आज हम सुबह सुबह करने वाले। वैसे सुबह सुबह बहस कर कर अजीब सा दिन नहीं गुजर जाता, लेकिन इस बहस से आपका दिन अच्छा गुजरेगा, ये मेरा वादा है आपसे। आइए जो पहली गेस्ट मैं जिनको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अभी, उनको आपने अक्सर ड्रामों में अलग अलग रूप में देखा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ तो आपको ड्रामा याद होगा दश्त। आपने उनको देखा है बेटी में, मेरे खुदाया, जिद, इश्क, जलेबी वगैरह वगैरह, और अब आप उनको आज मेरे शो पे देख रहे हैं सुबह लाइव। वेलकम टू शाइस्ता जबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये कह रही है देखो मैं ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहना आई हूँ। हाँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट का जिक्र हो रहा था। हाँ। तो मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट ही पहन के वैसे आई आपको रंगारंग कपड़े पहनना पसंद है? हूँ। मुझे हर तरह के कलर्स कलर्स आपको पसंद है, अट्रैक्ट करते हैं? बहुत पसंद। कोई वो वाली कहानी तो नहीं? नहीं मैं तो सिर्फ बेज पहनती हूँ, मैं ब्लैक नहीं पहनती नहीं हूँ, ग्रे नहीं पहनती कोई हूँ। नहीं भाई, हमें तो हर तरह का कलर पसंद है। हाँ। जिस तरह मुझे खाने में भी सब कुछ पसंद है सिवाय गोश्त के। हाँ, सिवाय गोश्त के बाकी सारे चटपटे मीठे मसालेदार सब पसंद है। हाँ। और चटखोरे तो हैं ही हम है ना। लोग। सो वही देखिए ना, ये क्यों एक मिथ बना हुआ है कि एक सर्टेन एज पे हमें फीके खाने पसंद है। कौन सी एज भाई? एज इज जस्ट अ नंबर। यासिर मैं, हाँ, एज कुछ नहीं मैटर करती। हाँ। भाई आपकी सोच आपको बुढ़ा करती है, आपकी सोच आपको खराब करती है। बिल्कुल। अरे क्या हो गया, 30s के बाद ही इंसान जाके जीना शुरू करता है। अक्ल आती है। किसने कहा है कि एज होती है? हाँ वही तो मैं कहती हूँ ना कि भाई यहाँ हमने रंग रखे हैं क्योंकि नई जनरेशन बच्चे जो है ना वो ये सोचते हैं कि वो रंगीन है। अरे भाई मैंने तो अपने से भी बड़ी बड़ियों को बड़ी रंगीन मिजाज देखा हुआ है। तो और वेस्ट में देखे ना आप। हाँ, मैं तो खैर थोड़ी सी रहती हूँ जरा, सोबर, तो मैं हाँ। कैरेक्टर भी वैसे ही होते हैं। हाँ, रोना दोना करके। सो आइए बैठ के जरा हम आज गप लगाते हैं और आर्ग्यूमेंट करते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो शायद आपके दिमाग में अलग होंगी। हाँ, और आज आने वाली जनरेशन कुछ और सोचती हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज हैव अ सीट। हाँ जी, जिस नेक्स्ट गेस्ट को मैं दावत दे रही हूँ, पहले मैं सारे यहाँ के लोग कंप्लीट करूँगी, फिर जो आज के बच्चे हैं उनको बुलाऊंगी। सो जी, इनको मैं बताती चलूँ कि आपने इनको देखा है तुम कौन पिया, सितम, फासिक, मकाफात, 4 वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे ड्रामे ये कर चुकी हैं और आज आपको मेरे शो पे नज़र आने वाली हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहस करने में काफ़ी मज़ा आता है इनके साथ, क्योंकि इनके पास बड़ी लॉजिकल वजाहतें हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अजरा मोयुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कैसी हैं आप? आपको बिल्कुल पता है ठीक। इस शो के लिए आप हमें बिल्कुल परफेक्ट इसलिए लग रही थी क्योंकि मैंने आपको अपनी बेटी को तरबियत देते हुए देखा है, जिस तरह आप उसको समझा रही थी, सिखा रही थी। हाँ, है तो ऐसे ही। और मुझे लगता है आपकी बेटी का भी थोड़ा आपकी सोच जो है वो मिलती जुलती है, या वो डिफरेंट सोचती है बहुत आज की बच्ची होने के नॉट रियली। नहीं, आज के बच्चे तो बच्चे हैं। हाँ। लेकिन उसको समझ में आता है। अब जब अगर वो कोई पुरानी बात याद करके कि अम्मा तुमने मुझे उस वक्त बहुत डांटा था और हाँ। मुझे अभी तक याद है, फिर मैं कहती हूँ उसका ये बताइए बेटा आपको कोई फ़ायदा हुआ? हाँ। कहती है हाँ कहा तो तुमने सही था लेकिन उस वक्त अच्छा नहीं लगा था। हाँ एग्जैक्टली। बाद में रियलाइज करते हैं बच्चे, थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आते हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बातें अम्मी की मुझे समझ नहीं आता था वो ऐसी क्यों थी। हाँ। और अब मैं उनकी जैसी हो गई हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल सही था। बिल्कुल। और अब वो नहीं है अगर, और मुझे अपने बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे टैकल करूँ, तो मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ। और फिर बच्चों को आजकल की ये बात समझाना ज़रा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है। और अब लगता है साइकोलॉजी से बच्चों को ही नहीं हमें भी पढ़नी चाहिए कि हमें उन्हें हैंडल कैसे करना है। ये तो है। मैं बहुत जो यंग पेरेंट्स कहना चाहिए हाँ। जो हैं
बेटा 2-4 किताबें पढ़ो, कुछ करो और समझो, पहले अपने को समझो और ताकि आप बच्चे को समझा सकें। हाँ, मुश्किल काम है मुश्किल ये। काम है आजकल के बच्चों को समझाना, बताना और उनको लाइन बिल्कुल, पे लाना। बिल्कुल। हमारे अम्मा अब्बा तो आंख दिखाते थे। मेरा अच्छा भाई। हाँ, मेरी अम्मी का एक किस्सा है। हाँ। भाई मेरे, उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ था कि जब मेहमान कोई घर में आए हाँ। तो बच्चे सामने से गुजरे भी ना। हाँ, और वो बच्चे तो बच्चे, भाई मेरे वो गुजर गए, तो वो आज तक कहते हैं कि मैं अम्मा की वो नज़र नहीं भूल सकता, जिस तरह उन्होंने मुझे घूर के देखा था कि जब मना किया तो फिर कहना मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज हैव अ सीट, प्लीज हैव अ थैंक सीट। यू। हाँ जी, अब खाली खवातीन की राय और आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं कंप्लीट होते ना। खैर, मैं जिस गेस्ट को अभी बुला रही हूँ वो मुझे इतने बहस मुबाहिसे वाले नहीं लगते। बड़े ज़बरदस्त ड्रामे एज अ डायरेक्टर आपने उनका काम तो देखा है, लेकिन अब आज बहुत सारे ड्रामों में वो बड़े मज़े के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं और साथ साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं। आप बाखूबी उनसे वाकिफ़ हैं, आपने उनको देखा है एहदे वफ़ा, बड़ी आपा, परिस्तान, संगे माँ एंड अलिफ। सो आइए वेलकम करते हैं एक्टर एंड डायरेक्टर सैफ हसन। अस्सलाम वालेकुम। क्या कलरफुल शर्ट पहनी है आपने ना, भाई, मैंने कहा जबरदस्त। यंगस्टर से मुकाबला है, कोई मजाक थोड़ी है। मजाक थोड़ी है। अच्छा, वैसे आप एज डायरेक्टर देखें, लाइक एज फादर तो आप छोड़ दें, या आपके जो भांजे भतीजियाँ वो क्या कहते हैं, नवासे नहीं, सॉरी, भतीजे और भांजे भतीजे, उनको तो छोड़ दें, लेकिन आप बहुत सारे यंग एक्टर्स से भी डील करते हैं। नए आने वाले बच्चे जो आजकल की बिल्कुल जनरेशन के हैं, छोटी सी उम्र में हाथ में पैसा आ गया, बिल्कुल। उनसे भी डील करते हैं एज डायरेक्टर। मैं वैसे ही डील करता हूँ जैसे अपने बच्चों से डील करता हूँ, हाँ। अपने भांजे भतीजों से डील हाँ। करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको तो काफी समझ आ गई होगी कि उनको किस बहुत, तरह बहुत। मोम करना है, उनको किस तरह समझा देना है। मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ गया। तो आपको समझ आ गया या आपने उनको समझा दिया? मुझे उनकी बात, असल बात यह होती है कि एक दूसरे की बात समझना। हाँ। जब उनकी बात मैं समझ जाता हूँ तो फिर मैं उनको समझा सकता हूँ। अगर उनकी बात ही समझ में नहीं आती है तो फिर तो बेकार है। प्यारी बात है ये, आपने बड़ी गहराई वाली बात कर दी। थैंक यू। So, आइए प्लीज बैठिए जरा। Thank you. आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन मैं अभी फिर बता रही हूँ, ये सुबह वाली बहस ऐसी बहस नहीं है जो आपके सर में दर्द कर दे पूरे दिन के लिए। ये सर का दर्द भगाने के लिए ही है। और अब मैं आती हूँ आज की जनरेशन की तरफ। चट्टो पट्टो बच्चे हैं जो मुझे लगता है ऐसे ड्रामों में जिनको बोलना भी आता है और जो स्ट्रॉन्ग हेडेड इन द सेंस है कि वो समझते हैं ऐसा, और शायद कुछ हद तक सही भी है कि उनको अपनी लाइफ के बारे में पता है कि उनका फोकस क्या है। बहुत सारे यंग बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं अंदाज़ा होता कि हमने क्या करना है, क्या सब्जेक्ट लें अम्मी, क्या करें हम, यही सवाल होते हैं ना। आगे हमने बनना क्या है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ये वाली जनरेशन ऐसी कि इनको पता है कि आगे हमने बनना क्या है और ये अपनी ज़िंदगी को बड़ा संभल के पकड़ के ले जा रहे हैं। So, देखते हैं कि इनके आर्ग्यूमेंट्स इन लोगों को हराते हैं या इनके आर्ग्यूमेंट्स उन लोगों को हराते हैं। वेलकम टू छोटी सी प्यारी सी यंग सेलिब्रिटी। आइए, आपने उनको देखा है सोया मेरा नसीब में, गुड्डू, अंगना, फतूर में, और अब आज जीएमपी में देखेंगे। वेलकम टू कमल खान। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? तुम्हारे तो यही करीब घर ले देते हैं हम, है ना? हर दिन मैं यहाँ पहुँची भी होती कभी हूँ। तुम कोई ब्रांड लेके आ जाते हो, हाँ। कभी हम तुम्हें बुला लेते हैं। ऐसा ही है, मैं देख रही हूँ सैफी भाई का जो शो कलर है ना, बिल्कुल यूं होके बैठे हुए हैं लड़ने के लिए यार। अच्छा बात सुनो, वैसे कमल, तुमने मुझे बताया था कि अम्मा तुम्हारी अभी भी एक आंख दिखाएं तो सब चुप हो जाते हैं। सही है, लेकिन फिर भी अगर कभी बहस हो तो क्या तुमने कभी अपनी अम्मी को हराया है बहस में, अपनी लॉजिक से उनको मनाया है, या तुम हथियार डाल देती हो? आप वाकई चाहती हैं कि मैं घर यहीं कहीं ले लूँ क्योंकि मेरे घर से मेरी छुट्टी हो जाए? नहीं, कभी, लेकिन अम्मी मान जाती हैं बातें। हाँ। स्ट्रिक्ट तो वो हैं, लेकिन अगर उनको आप वैलिड लॉजिक्स दें तो वो मान जाती हैं और इतनी ज़्यादा अक्खड़ नहीं हो जाती। बाकी बहनों में तुम्हारा नंबर मतलब कौन से नंबर पे आती हो? सेकंड नंबर पे। नहीं, बाकी बहनों में समझाने में अम्मी को फर्स्ट नंबर, क्योंकि मुझे अम्मी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हैं। अम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे कंपैरेटिवली अदर बहनों के बहुत ज़्यादा छूट भी दी हुई है। हाँ। तो इसलिए वो बस मतलब उनका लाडला बच्चा अभी फिलहाल के लिए मैं हूँ, तो वो समझ जाती हूँ। ओके, प्लीज हैव अ सीट। Thank you. So, तुम्हारी टीम में से जो मैं अगला गेस्ट बुला रही हूँ उनके बारे में मैं बताऊंगी कि वो भी उनकी तरबियत बड़ी अच्छी उनकी अम्मा ने की है, कि वो समझते हैं कि
थोड़े बड़ों को राम कैसे करना है, अपनी बात कैसे मनवानी है, प्यार प्यार में बदतमीजी किए बगैर। और ये एक बहुत वो बारीक लाइन होती है मेरे ख्याल से, जो नई जनरेशन को अगर आपने समझाया है, बुझाया है कि वो कैसे बड़ों को राम करती है और अपनी बात पे कन्विंस करती है। तो आपने इनको देखा है बेवफा में, तेरी राह में, बदनसीब में और आज जीएमपी में देखेंगे। वेलकम टू दानियाल खान। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी ना मतलब मुझे लगता है तुम मुझे कुछ पैसे देते हो तुम्हारी तारीफें करने के, है ना? नहीं मैं कुछ बच्चों से इम्प्रेस होती हूँ, उसमें तुम एक सरे फहरिस्त हो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। जबरदस्त। अम्मा से बहस होती है? अम्मा से होती रहती है। हाँ, कौन जीतता है? मैं जीतता हूँ, यहाँ है नहीं तो सच कौन बताएगा। जीतता था। अभी हम कॉल ले लेते हैं उनकी। तो तुम्हारी जो बहस ऐसी होती है कि नहीं बस मैंने कह दिया तो कह दिया, या अम्मा को बड़ा समझाना पड़ता है, इधर से उधर से पटाना पड़ता है बेसिकली? नहीं, अब है तो हमारा बड़ा दोस्तों वाला रिश्ता। हाँ। और बस कोशिश करता हूँ कि उनको समझाऊँ और बहस जीत जाऊँ, लेकिन वो ज़रा गुस्से की तेज़ है और कुछ जगहों पे काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। जो उनके उसूल हैं वो फिर उसूल हैं। आहा। सो तुम्हारे घर की आर्गुमेंट का टाइम क्या होता है? रात, दिन, सुबह, कोई टाइम फिक्स है? नहीं, कभी भी कुछ भी हो कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखते हैं आज यहाँ क्या होता है। प्लीज हैव अ सीट। और जनाब, जो मैं अगली गेस्ट बुला रही हूँ उनको आपने देखा है झूठी में, बर्फी लड्डू में, हब्स में और आज जीएमपी में देखेंगे। सो वेलकम टू सैयदा इमाम हुसैन जैदी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ये देखो, एक तो मतलब लाइक माशाल्लाह कहीं फैट ही नहीं, जिम और फुल अपना ख्याल। ये अच्छी, ये हालात ने खत्म कर दिया। ये इस जनरेशन की अच्छी बात है कि हालात ने क्या खत्म कर दिया, तुम लोगों ने अपने आप को खुद खत्म कर दिया। हाँ, महंगा घास फूस खाते हो हमारी तुम लोग। जनरेशन में महंगाई इतनी हो रही, फ्यूल चार्जेस फलाना धमाका दे देख के हमारी खाल उगड़ गई है। ये देखें। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। इससे पहले कि मैं भी बैठूं और सिलसिला शुरू करें, सबसे पहला पॉइंटर मैं इस तरफ से शुरू करूंगी। हाँ, एक तो मुझे घुस के आ जाना। ओके, जो पहला मौजू है हमारा, महफिल का मौजू है, वो यहाँ आएगा अभी। ओके, खुल गया पूरा? ओके, मैं पढ़ देती हूँ, इधर आके मैं पढ़ देती हूँ। नई नस्ल के मुताबिक हर वक्त की रोक टोक वबाले जान, जबकि बड़ों के मुताबिक यही रोक टोक है कामयाब जिंदगी का राज। हाँ जी, क्या पॉइंटर आएगा मुझे किधर से, क्या कहते हैं आप? मैं बहुत रोक टोक वाला बंदा हूँ। अच्छा, बहुत। हाँ, लेकिन सही बात पे। अच्छा। और पूरी उसकी दलील भी दे दूंगी, बताऊंगी वजह कि ये ऐसे। हाँ। और फिर जो भी रिएक्शन सामने वाला है, क्योंकि मेरी बेटी तो एक ही है, बहन भाइयों के बच्चे साथ रहे, मेरी शादी भी लेट हुई, बच्ची भी बहुत लेट हुई, उन बच्चों को इतना पाला, मैं ही रोक टोक करती थी, मैं ही उन्हें डांटती हूँ, लेकिन साथ में उन्हीं की पैम्परिंग भी करना, लाड भी करना। हाँ। क्योंकि लाड से जो हम हमेशा कहते हैं कि आप इतने लाड ना करें कि बच्चा बिगड़ जाए। हाँ। तो वो बिगड़ने की सोच वो हमारे जहन में होती है। हाँ। बच्चा बिगड़ता, पता नहीं आपको लगता अग्री है करेंगे कि नहीं? आप लोग अग्री करते हैं तीनों? इस तरह होता है नहीं, कि रोक टोक तो बहुत जरूरी है। बच्चे को क्या पता? हाँ, आप बोले भाई। लेकिन एक एज होती है ना, बच्चों की भी तो एक एज होती है ना जिसमें आप उनको समझा सकते हैं। एक वक्त आता है कि बच्चे बड़ों को समझा रहे होते हैं। नहीं, तो यहाँ तो इमेच्योर बच्चों की बात कर रहे हैं ना। लेकिन बच्चा ही रहता है, अब वो चाहे टीनेजर हो या वो बच्चों का बाप भी बन जाए। मुझे कभी कभार बिल्कुल ऐसा ही होता है। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अपने माँ बाप के आगे तो सारे बच्चे होते हैं, चाहे खुद भी माँ बाप। आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ आजकल की जनरेशन जो है वो उनको रोक टोक जो है ज़रूर रोक टोक करनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद। लेकिन रोक टोक का अब वो तरीका नहीं रहा जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ तरीका बदल गया। लेकिन रोक टोक होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो फिर जाहिर है अच्छा फिर बुरा तो तो आप आपने खुद पौधे की समझाना तरह है नहीं ना। बढ़ सकते। बड़े होने का क्या फायदा कि आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, कि आपने जिंदगी का एक हिस्सा गुजारा है, उसमें आपका बैड और गुड जो भी आपके साथ हुआ है, वो आप अपनी नई नस्ल को, अपने बच्चों को या कोई भी ऐसा हो तो आप उनको बताते हैं भाई ये ऐसा होगा तो ये भी गलत हो सकता है। एक जो ना अक्सर होता है इस तरफ से आता है, Basically, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। आपके तो मैं बेसिक जवानी से बाल सफेद देख रही हूँ।
ये क्या चक्कर है? बेसिकली देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। हाँ। तो Exactly. जो हमारा तजुर्बा इनका कैसे हो सकता है? अच्छा भाई, तुम लोग क्या कहते हो? चलो भाई, यहाँ फायरिंग शुरू हो गई है तुम लोगों पर, तो तुम जवाबी कार्रवाई मुझे लगता है करो। कि छोटे बच्चे नहीं, हम लोग की एज के बच्चे हैं जो बाहर निकल के कमा रहे हैं और फिर जो बाहर निकल के दुनिया को देख रहे हैं, हाँ। आई गेस उनका एक्सपोजर भी ज्यादा बेहतर इस तरीके से होता है बिकॉज दे आर फेसिंग द सिचुएशंस एवरी डे, हाँ। और वो हर नया इंसान से मिल रहे हैं, उसके बिहेवियर को जज कर रहे हैं, फिर अपने आप को बचाते हुए, सिक्योर करते हुए जब आगे सक्सेस हासिल कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि हम जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनका भी एक्सपोजर जो है वो इट्स नॉट कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन होता है, तो वो अपने लिए अच्छा बुरा डिसाइड कर सकते हैं। हाँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी अम्मी घर बैठी हुई होती हैं, उनको नहीं पता कि रियल लाइफ में हम लोग क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तुम्हारी एज में अक्सर ये जुमला भी आता है, अम्मी आपको क्या पता? बिल्कुल आता हमारी है। अम्मियों ने सुना होगा ये। अम्मा को बच्चे कुछ नहीं पता, बिल्कुल, आपको क्या नहीं नहीं, पता? अम्मी को सब कुछ पता है, लेकिन मैं ये कभी कभार कहती हूँ कि अम्मी वो जो वहाँ पे हो रहे हैं ना, वो आपको नहीं पता, वो मुझे पता है, बिकॉज आई फेस दिस सिचुएशन हाँ, एवरी डे। हाँ। तो मैं बेहतर इसका डिसीजन ले सकती हूँ। आप जो है नहीं सॉरी कमल, मैं यहाँ पे आपकी बात को यहीं पे टोकूंगी। अब ये क्या कहता है दानियाल? मैं पहले यहीं इन पे- लोग की हाँ, सुन इनका लेना पहले पूरी सुन ले। कहानी, अच्छा, चलो। फिर हम जवाबी। हाँ भाई दानियाल, तुम डरो नहीं, तुम्हारी अम्मा नहीं देख रही शो। मेरी अम्मा मुझे आपसे डर लग नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। हाँ। और क्योंकि जैसे आप लोगों ने बोला कि माँ बाप के लिए उनके बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, तो वो ज़रूरी थोड़ी है कि वो बच्चा चाहे वो किसी का बाप बन जाए वो तब भी बच्चा रहे, क्योंकि जो हम लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें रोक टोक सारी ज़िंदगी रहती है। और ये बात कि हम गवा रहे हैं, सारी जेनरेशन्स का ये मसला आया है कि चाहे बच्चा 2 बच्चों का बाप बन जाए, लेकिन रोक टोक वैसी ही है जैसे वो बच्चा 12 साल का है। तो वक्त बदल रहा है और बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, क्योंकि पुराने वक्तों में जो बच्चे हमारी उम्र के थे वो शायद इस तरह काम नहीं करते थे जिस तरह अब हम कर रहे हैं। बिल्कुल, हर हमारे दौर में माँ बाप बच्चे काम करते हैं, ये ना बिल्कुल, कहें कि उस काम- दौर में काम भाई, नहीं हमारे करते अब्बू थे। तो बता देते मैं हैं। 18 साल की उम्र से धक्के खा रहे हैं, हम लोग यही काम वाली कर जो रहे हैं। बात है ना हमारे माँ बाप की, कि हम कश्तियों पे तैर के जो स्कूलों में गए हैं, स्ट्रीट लाइट पहाड़ों के के नीचे पढ़ा नीचे करते से कायदे आजम के साथ हम वाला रोड जो पे बैठ के पोल था उस पढ़ते पे थे। हम बैठ के पढ़ते। ये सारी बातें तो हमने भी लिखी हुई अपने बच्चों को बोलने के लिए। ऐसा देखिए, सच्चाई यही है कि रोक टोक, मैं समझता हूँ कि आज की जनरेशन को अगर आप चाहते हो कि आपकी जो अपने बच्चे हैं वो आपके साथ ओपन रहें और सच्चाई रखें, तो आपको उनको एक लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा। क्योंकि वो जितनी, मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है, वो माँ बाप जो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा रोक टोक करते हैं, सबसे बेहतरीन झूठे बच्चे वही निकलते हैं। बिल्कुल। सबसे बेहतरीन बेहतरीन झूठे झूठ बच्चे बोलने वाले होते बच्चे हैं। वही निकलते हैं। आपको लगता है आप रोक टोक कर रहे हो, जबकि वो बच्चा सिर्फ सीख रहा है कि इसको कैसे डील करना है, कैसे- घुमाना है कैसे। छुपाना कैसे? कैसे? एक्चुअली आसान लफ्जों में। काम तो होगा वो, हाँ। चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। हाँ। आपको बस बट वो एक उसके लिए सच का फैक्टर एक आप तक नहीं सच का- पहुंच सकेगा बिकॉज ऑफ योर कंटिन्यूअस रोक टोक। एक बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे मैं आपको वही बात बताई, अपनी अम्मी के साथ दोस्तियों वाला मेरा है रिश्ता, लेकिन ये बात सच है कि अगर कोई जगह मुझे कोई काम करना है और मुझे वो करना ही करना है, मुझे लगता है कि वो सही है और मेरी अम्मी को लगता है वो गलत है, लेकिन अगर वो मुझे लगता है कि सही है तो वो मैं करूँगा। अब उसको अच्छा बनाने का तरीका वो मेरी अम्मी के सामने रखने का वो एक अलग होता है। अलग हम है, लोग वो का एक आर्ट अलग है। जैसे हमारे बच्चे हमें बोलेंगे और हम बोलेंगे। तुमसे मैं बात करूंगी, तुमसे पूछूंगी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और इस बहस का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। हमें SMS कर ये बताइए आप क्या कहते हैं, क्या बड़ों की रोक टोक आज के ज़माने में ज़रूरी है और उसका क्या तरीका होना चाहिए, ये भी लिख के भेजिए। और अगर आप इनकी उम्र के हैं तो आप ये बताइए कि क्या रोक टोक करना ज़रूरी है। भाई इतनी सारी चीज़ें सिखा पढ़ा दी हैं, बस हो गई रोक टोक, और क्या हर उम्र में रोक टोक होनी चाहिए कि नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हमसे शेयर करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह ज़रा बहस और मुबाहिसा सुनने का दिन है और शायद कुछ समझ आ जाए, शायद इस तरफ वाले लोगों को, शायद उस तरफ वाले लोगों को, कुछ बैद नहीं, लेकिन ये ऐसी बहस है जो शायद अब तक ख़त्म ही नहीं हो सकती। ये हर जनरेशन में, हर दौर में ये बहस चलेगी, है ना? हाँ, खत्म ये नहीं हो नहीं सकती, खत्म हो कभी नहीं सकती। हो और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है कि ये लोग कहते हैं कि रोक टोक नहीं भाई ज़रूरी, क्या हो गया है, अब तो हम बच्चों के अब्बा बन गए हैं, अब तो हम अम्मा बन गए हैं, अब तो भाई शादी हो गई है, रोक टोक ख़त्म हो। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि रोक टोक हमेशा चलती रहती है, उससे इन्हीं का फ़ायदा है। बिल्कुल। आप क्या कह रही थी?
मैं ये कह रही थी, जैसे अभी इन्होंने कहा दानियाल ने कि बच्चे भी हो जाएं तो माँ बाप की नज़र में हम बच्चे ही रहेंगे। अब हमें भी कुछ पता है। आपको कैसे पता है? हम पाल चुके हैं बच्चे, तो हमारा जो तजुर्बा है हम उसके मुताबिक इनको बताएंगे। नहीं बेटा, अपने बच्चे को इस तरह से, तो आपको नहीं पता हो सकता, आप उस तजुर्बे से नहीं गुजरे। अभी आपने पहली दफ़ा गोद में बच्चा लिया, आपको नहीं पता उसको कैसे पालना। अच्छा ईमान, तुम कुछ कह रही थी इस हवाले से? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रही थी कि क्या कह रही थी मैं, ब्रेक से पहले कह रही थी। याद रखिए, भूल जाते हैं। नहीं। सॉरी, मैं आपकी बात बेटा यहाँ पे रोक रही हूँ, फिर टोक रही हूँ कि माजरत के साथ कि अगर आजकल के बच्चे सिर्फ जहन में एक चीज़ अपने ऐसे बिठा लें और अंदर उसको, जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर में फीड कर लें कि अगर हमारे बड़े कुछ कह रहे हैं तो हमारा फ़ायदा है, उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आपका बच्चा है, आप उसको उठा के फेंकें, पटके, कुछ करें, हमारा ठीक है ना। अगर आप समझते हैं कि बड़े जो हमें बात समझा रहे हैं उसमें हमारा फ़ायदा है, क्योंकि बड़ों का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। हम चाह रहे हैं कि आपका फ़ायदा हो, आपको आराम पहुँचे, और आप जिस तकलीफ से हम गुजरे आप ना गुजरे उस तकलीफ। बिल्कुल। और हमारे दौर में, हमारा जब बचपन था तो हमारे माँ बाप भी हमें इसी तरह समझाते थे, उसमें नियत देखनी चाहिए आपको कि बड़े, और हम भी उन्हें कहते थे क्या है, हर वक्त बाज़ कुछ बातें हम एक्सेप्ट कर लेते थे, मजबूरी होती थी ना कि डंडे का जोर है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वो पहले डंडे का जोर था, वो तो तुम लोगों ने देखा ही नहीं। अभी तक है। यार मैं बताऊं तो सरौता खींच के मारती थी, सरौता मैंने खाया है, सरौता है, खोल के मारती थी, बंद सरौता नहीं मारती। छालियां काटते हैं। अब देखो ये हाल है तुम्हारा, तो यही अच्छा देखो, सरौता तो पता नहीं आपको, बात करते हैं आप, मुझे नस्लों का थोड़ी पता है। लोहे का होता है, छालिया लोहे की धार वाली चीज होती है। याद आ गया? अच्छा बोलो, तुम्हारी बारी। मुझे याद था, मैं तो आप लोग को मौका दे रही थी। देखिए मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि रोक टोक करनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में करनी चाहिए, वरना वाकई वो कि सच बोलना छोड़ देते हैं बच्चे, और उनमें कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। और मार की जहाँ तक बात है, तो हमारी जनरेशन के बाद इस जनरेशन, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, उनको मार पड़ना बंद हुई है। हमें बहुत मार खाई है, हमें बहुत कुट लगी है। मारना तो चाहिए भी नहीं। आपको ये पता है, मैं एक चीज कहूँगी, आपको ये पता है कि आजकल के बच्चे, माजरत के साथ कह रही हूँ, उनमें वो तमीज़ नहीं है जो हमें। सच है ये, बिल्कुल सच है। मैं उसकी वजह बताती हूँ बेटा, मैं वजह भी बता रही हूँ आपको। आजकल के बच्चे इतने एंटी सोशल क्यों होंगे? क्योंकि आपने उनको एक गैजेट पकड़ा दिया। माँ बाप अपनी जान छुड़ाते हैं। एंटी सोशल वाला बात जरा रोक के रखी, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा ठीक है, उस टॉपिक मेरा कहने का मतलब ये कि माँ बाप वो तरबियत कर ही नहीं रहे बच्चों की जो हमारी तरबियत हुई है। उन्हें तमीज नहीं सिखाई जा रही, क्योंकि माँ बाप जान छुड़ा रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे पता। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे रोक टोक की बात हो रही है ना, तो मैंने आप लोगों को यही बात बताई कि कल को अगर मैं भी एक बच्चे का बाप बन जाऊँ और मेरे वालिदैन रोक टोक करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो मैं बच्चा ही हूँ, तो मुझे एक बात बताएं कि अगर जो मेरी नानी है वो अगर मेरी माँ को रोकें, जब मैं इतना बड़ा हो जाऊं, आपको लगता है मेरी माँ वो बात सुनेंगी? बात इतनी सी है। जो बंदा रोक रहा होता है उसको ठीक लगता है। जैसे क्योंकि मेरी अम्मी भी तो अब एक माँ बन चुकी है ना, लेकिन वो अपनी अम्मी के लिए तो छोटी है ना। तो अगर मेरी नानी मेरी अम्मी को अभी भी रोक टोक करेंगी, तो मेरी अम्मी यही बात बोलती है कि मतलब इतना बड़ा बच्चा हो गया है मेरा, तो इसमें रोक टोक करने का मकसद तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के हिसाब से वो उम्र कौन सी है जब आप लोगों को लगता है कि हम बड़े हो गए हैं? हार्ड एंड फास्ट रूल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अगर आपकी नानी, आपकी माँ, कोई भी फर्ज कीजिए कोई घरेलू मसाइल, अच्छा सुनिए, बहू के साथ है, बेटे के साथ है, तो वो नानी आपकी माँ को समझा सकती है। अच्छा, इसका जवाब यही रोक टोक, आप इसको नेगेटिवली ले रहे हैं। इसका जवाब ये है
या बच्चों आपकी हरकतों पर डिपेंड करता है। ये मैं कह रही हूँ कि डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन ये भी है कि नहीं खुश होते भाई, हमारे बड़े हमसे खुशी नहीं होती चाहे आप कितने अच्छे डिसेंट आप बच्चे बन जाए। बिल्कुल, आप ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। जो अपब्रिंगिंग की बात है, आप लोगों की इस तरह हुई है कि आप लोग खुश नहीं होते, बात क्योंकि आप लोग किसी भी हाल में खुश नहीं होते। ये बात सच है, और ये बात आप लोग मानेंगे नहीं। ये बात मेरी, अब मैं अपनी अम्मी ये को बात मेरे दिल से आ रही है, ये बात लेकिन आप मैं दिल से कह रहा हूँ। मेरी अम्मी अगर शो देख रही है, कौन सा कह रहा हूँ, अगर आप ये शो देख रही हैं तो ये बात मैं आपको भी कह रहा हूँ। माँ बाप जो हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा और बेहतर ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अगर आप हर दफा ना, हर जनरेशन में टफ लव नहीं चल सकता। हर बच्चा टफ लव का आदी नहीं होता कि मैं इसको टफ लव दूंगा तो ये और मोटिवेट हो जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि ये तो भाई खुशी नहीं हो रही तो मैं करना ही छोड़ दूं। बात ये है कि आप माँ बाप के समझाने को ना रोक टोक आगे आप नेगेटिव नहीं ले रहे, मैं ये कभी भी नहीं नेगेटिव नहीं, माँ बाप जो समझाते हैं आपके आपको भले के खुले लिए जहन समझाते से हैं। बड़ों की, मैं सिर्फ माँ बाप की बात नहीं कर रही, बड़ों की भी बात कर रही हूँ। जो भी बड़ा आपके घर में, खाला, चचा, पुप्पी, मोमानी, कोई भी हो, अगर वो कुछ कह रहे हैं, सिर्फ ये जहन में बिठा लो, वो उसमें हमारा फायदा है। बिल्कुल। यानी कि आपका फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं। चेंज करते, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, सिर्फ बहस है। कुछ पॉइंट्स आपने इधर से ले लिए, कुछ पॉइंट्स इधर से ले लिए, अप्लाई करें जिंदगी पे, कभी ना कभी फायदा होगा। ओके, ये कहाँ से खुलेगा पर्दा भाई? वहीं से? अल्लाह, एक तो ये सीख कर आना चाहिए मुझे पर्दा खोलने का तरीका। ओके भाई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घर के बड़े अरेंज मैरिज के हामी, जबकि नौजवान नस्ल पसंद की शादी के ख्वाहिशमंद। फुल सर्कस ये करवा शो रहे तो हैं, बहुत सोना लंबा जाके। चलेगा। ओके जी, लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज अरेंज मैरिज। बात ये है कि पसंद की शादी अगर अरेंज में चली जाए तो कितनी अच्छी बात ये तो वो अल्टीमेट अरेंज। बात यही है ना, खुश नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मुझे आपको भी अरेंज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है लव मैरिज और अरेंज चलती तो आजकल कोई भी नहीं है। इतना ज्यादा डिवोर्स रेट चल रहा है। बात तो ये चलती तो आजकल कोई भी नहीं है। चलाने वाले, हाँ मैं पेशेंस नहीं है ना। मैं लव मैरिज, हाँ भाई, बर्दाश्त नहीं बच्चों है। क्या कहते हो तुम लोग? मैं पर्सनली लव मैरिज की फेवर में। फेवर मुझे लगता है ऐसा कि अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो जो शादी ज्यादातर धक्के दे के चल सकती है, अगर तो वो लव मैरिज ज्यादा सक्सेसफुल रेट मेरे हिसाब से। मैं मैरिज के फेवर में नहीं तो मेरा अलग बैरियर बनाया जाए। ये नई जनरेशन आ गई। मैं मैरिज के हम हवाई टीम में शुरू करती हूँ। चलिए जी, आप क्या कहते हैं? आजकल की जो लव मैरिज है वो कौन सी सक्सेसफुल है बता दें। वो उसमें भी कोई खामियां भी है नहीं है ना, arrange बात भी ये तो कि नहीं है arrange successful। जो माँ बाप भी कोई बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचते, अच्छा ही सोचते हैं। मैं इस हक में हूँ कि पसंद हो, लेकिन उसमें माँ बाप की मर्जी शामिल होनी चाहिए। हाँ। खुशी से। देखिए ये वो वाला लव मैरिज वाला हो आपकी गया। अच्छा, सेफ्टी एक-एक है, करके, आपकी एक-एक सबकी सेफ्टी बात है, सुनो। आपकी सेफ्टी है। एक खानदान होता है। लव मैरिज ये नहीं है कि दो बंदे उन्हें शादी कर ली और बस ठीक है। अरे उसके साथ पूरा एक खानदान होता है, दो खानदानों का ताल्लुक होता है, आपकी नस्लें आगे चलती हैं। आप ये मत सोचें सिर्फ मैंने कहा। इसीलिए होता है कि कल को तलाकें शुरू हो जाती हैं, आपके बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। बात ये कि अगर वो पसंद की शादी, आप पसंद करना बुरी बात नहीं है, मोहब्बत करनी चाहिए। कोई भी पसंद आ सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है ये बंदा मेरे लिए बेहतर है, मुझे इससे शादी करने, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसमें माँ बाप की रजामंदी लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी बात को ओवरलैपिंग हो रही, इसलिए मैं एक-एक करके मेरे पास एक रीजनिंग है इन्हीं की बात को सेकंड करने के लिए, कि जब एक्चुअली व्हेन यू आर इन लव, वो जज्बा इतना स्ट्रांग है कि आप अंधे हो जाते हैं। अंधे आंखों में पट्टी आपको बन जाती नजर ही नहीं आता, अगले की बुराइयां नजर नहीं आती। तो जो बाहर से बैठे हुए माँ बाप देख रहे होते हैं ना, तो अगर लव भी हो तो उसके अंदर जो ये बात कर रही है कि माँ बाप, कम से कम माँ बाप को नजर आ रहा होगा कि यार ये आपस में इनकी हमआहंगी नहीं है, ये आगे जाके लड़ भिड़ के एक दूसरे को कुत्तों की तरह से मार रहे होंगे, तो लिहाजा बेहतर है कि अभी अलग हो जाए। तो जब आप लव में होते हो तो उस वक्त आपको कुछ बुराई नजर नहीं आती। ये आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं ये बात जानना चाहता हूँ। मोस्ट रिबेलियस चाइल्ड हियर। 3 लोग बैठे इस तरह की बातें तुमने की हैं। अब मैं एक-एक करके सबको मौका दूंगी ताकि बच्चों ओवरलैपिंग से ये कहा जाता है, घर का माहौल उन्हें पता है, अपना ख़ानदान मालूम है, अपना बैकग्राउंड पता है,
कोई भी आप लड़का लड़की पसंद करें वो आपके सोच के मुताबिक होना चाहिए। बिल्कुल। इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं हो कि अगर मैं एक कार में रहने वाली हूँ या एक घर है मेरे पास तो आप एक अरबपति को पसंद कर लें, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कभी भी मैच या वो शादी कामयाब नहीं होगी। ये मुझसे लिख के ले लीजिए, वो हमेशा वो लड़का या लड़की वो अंडर प्रेशर ही रहेंगे, वो खुले जहन से नहीं आगे बढ़ सकते, ना उनकी सोच आगे बढ़ सकती है। आपने उनको एक ताले में बंद कर दिया। तो आप इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे लोग आप पसंद करें, बिल्कुल, अपनी सोच रखने वाले, एक जैसा माहौल हो, एक जैसी ज़बान हो, आप अपना इज़हार ख्याल तो कर सके। जो आप कहना चाह रहे हैं अगले को समझ में भी तो आए ना वो बात। लेकिन मोहब्बत करते वक्त सब कुछ समझ में नहीं समझ में आता, बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन बर्दाश्त भी बड़ी जरूरी है, जी, जी, पेशेंस भाई। चाहिए हर ओके, रिश्ते को अब मैं तुम लोगों को मौका देती हूँ। चलो ईमान, कमल एंड देन दानिया। मुझे वैसे आप सही कह रही हैं, बिल्कुल मैं इनकी बात से अग्री करती हूँ, लेकिन दोनों लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, दोनों का ड्रॉबैक क्या है। अगर अरेंज मैरिज करें तो बच्चे बाद में माँ बाप को कहते हैं आपने ही कराई थी इसलिए देखे आपकी मर्जी सही नहीं चली, और अगर लव मैरिज हो तो माँ बाप बोलते देखो तुमने की थी इसलिए सही नहीं चली, चलती फिर भी नहीं है। वो दोनों सूरतों में एंटी शादी शादी दोनों सूरतों में पहले सबको बोलने दे, पहले सबको बोलने दे। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पसंद की शादी है, जैसे इन लोग ने भी अग्री किया इस चीज़ को, आप लव का फैक्ट लव हटा के अगर पसंद डाल दें तो पसंद की शादी तो जब माँ बाप भी अग्रीड हैं, लड़का लड़की ये पसंद करते हैं तो पसंद की शादी ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। दिस इज नॉट पसंद, दिस इज लव। पसंद इज अलग एंड लव इज अलग। तो बस मुझे लगता है लव मैरिजेस का सिर्फ अच्छे बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स तो हर किसी में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है फायदा ये कि अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना अच्छा होता है कि लड़ाई झगड़े और चीज़ों के बाद इन दी एंड आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तुम्हें लगता है कि लव मैरिज में अंडरस्टैंडिंग होती है? मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग होती है। आप ऐसे क्यों कहते हैं कि दिल तो किसी पे भी आ जाता है? फिर वही बात। हाँ। लेकिन देखिए ना, आपका दिल किसी पे भी नहीं आता, आपके जिससे से वाइब मिलती है, आप इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं उसके साथ जिंदगी गुजारने का। सिर्फ लव नहीं, इट्स गोइंग टू बी अ मैरिज नाउ। तो फिर इसलिए मुझे लगता है कि उसमें कमिटमेंट होती है, आपका फैसला होता है और हर इंसान अपना फैसला ओन करता है, तो वो ज्यादा उसको आगे लेके चलेगा। सक्सेसफुल मुझे लगता है लव मैरिज। ये तुम कहती हो। हाँ दानियल, तुम क्या कहते हो एज यंगस्टर? देखिए सैफी भाई जी बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सवाल है आप लोगों से, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, एक अरेंज मैरिज हो रही है, मैं लड़की को नहीं जानता, मेरे माँ बाप उस लड़की को जानते हैं, मेरे माँ बाप उस लड़की के ख़ानदान को जानते हैं, ज़बान एक, हैसियत एक, सब कुछ एक, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि वो शादी चलेगी? चलिए तो किसी दोनों सूरतों में गारंटी नहीं है, ना लव में ना अरेंज। मैं यही बात कर रहा हूँ। अब वही बात है कि दोनों सूरतों में गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, तो फिर बेहतर नहीं है कि जो इंसान को, अगर आपके बेटे या बेटी को जहाँ पे आपकी बेटी का दिल ज़्यादा इंक्लाइंड है, मुझे अगर आपको पता है कि ये दो चॉइसेस हैं और आउटकम मुझे दोनों का नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि जिंदगी का कुछ, शादी इज अ गैम्बल, शादी इज अ गैम्बल, इट्स अ कंप्लीट गैम्बल। ये आप भी मानेंगे, ब्लाइंड, पत्ता बाद में कुछ पता नहीं, कभी भी खुल सकता है, 5 साल बाद भी आप अकेले मर भी सकते हैं, कुछ पता हो कुछ भी सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इतना अनसर्टेनिटी ही है और गैम्बल ही हो रहा है तो हमें अपनी मर्जी के ऑट से खेलें। नहीं दानियाल, ऐसा नहीं, इतनी अनसर्टेनिटी नहीं है। अगर आप थोड़े से अकल लगा के और ऐसा डिसीजन लें कि आपका सोशल बैकग्राउंड एक है, आपके कुछ पसंद नापसंद एक है। अच्छा, शादी सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता भी नहीं होता ना, हमारे खानदान में तो शादी दो खानदानों का मिलाप है। बिल्कुल, तो उनका आपस में हम आहंग होना भी जरूरी होता है। बिल्कुल, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, सारा चक्कर प्रोबेबिलिटी का है। क्या कहते हैं उसको, इम्कान का है कि चलने का इम्कान कितना ज्यादा होगा। वो बात जब आप मोहब्बत में होते हैं या पसंद कर रहे होते हैं किसी को, तो वो बात आपको साइड पे डाल देते हैं, आपको बस वो बंधन और पसंद है और उसको चाहना है, उसको पाना है, नहीं, यही हमारी वो रह दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि जी माँ बाप की पसंद है और लड़के को कुछ नहीं पता। माँ बाप तो कह रहे हैं आप मिले उस लड़की से, ऐसा क्यों नहीं हो सकता आप माँ बाप की पसंद जो है उस लड़की से मिलें और उसको पसंद कर लें? मैम ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि शादी एक पूरी लाइफ टाइम की एक चीज़ होती है और मुझे लगता है कि आप किसी लड़की से
या किसी लड़के से भी, मैं बता रहा हूँ, कल को आप लोग ऑफेंड हो जाए औरत लोग, तो लड़की की मैं बात कर रहा हूँ कि लड़के से भी अगर आप मिल रहे हो तो आप उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने बेस्ट कैरेक्टर, अपने बेस्ट बिहेवियर पे ही रहेगा। असलियत तो आपको साथ रह के पता चलेगी। जो मार रहे हैं, ये पॉइंट जो मारना मुरना हो रहा है, 9-9 साल 10-10 साल के जो अफेयर्स हैं चले, बहुत करीबी लोगों, मैं नाम नहीं ले सकती, और अगले दिन मियाँ ने ट्रे उछाल के उसकी बीवी के मुंह पे मारी। बिल्कुल, आप बिल्कुल कि आप ये किस ट्रे में नाश्ता लेकर आए। ये 10 साल अफेयर चलने के बाद द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मुंह पे ट्रे उठा के फेंक दिया। ये लव मैरिज थी, ये लव मैरिज थी। ये लड़की को 10 साल तक पता नहीं है लड़की को कौन सी ट्रे चाहिए। ओके, अगला टॉपिक। हमें पॉइंटर्स मिल गए इधर से भी और उधर से भी। और अगर मैं बीच में बैठी हुई हूँ, मैं बीच में सोच रही हूँ, शायद मैं आप दोनों के बीच में अटकी हुई हूँ उस चीज़ में। सो मुझे लगता है बहुत सारी बातें आप लोगों ने बहुत सही कही हैं, और बहुत सारी बातें तुम लोगों की भी बहुत बिलीवेबल हैं, और आई थिंक सो कि वो भी कहीं कहीं जगह राइट है। सो इन दोनों बातों को मिला के शायद खुशहाल जिंदगी गुजरेगी। ओके जी, अगला टॉपिक है हमारा, ओए होए होए होए, घर के बड़े रिश्तेदारों से मेल मिलाप के हक में, जबकि आज के बच्चे अलग थलग रहने में खुश। ना बच्चे शादियों में जाते हैं, आप लोग चले जाएं, ना रिश्तेदारों में मिलते हैं, कोई अगर घर आए मिलने सो ये लोग नहीं, मैं बात करना नहीं आता है। तो बड़ी अच्छी अटेंड करते हैं बच्चे। अपने दोस्तों की, हो गया अपने दोस्तों की बात करना नहीं आता, रूड हो जाते हैं। हाँ। इन लोगों को रिश्तेदारों से बात करना नहीं आता। एक बिल्कुल आपसे शुरू करियो मैं बता रहा हूँ कि देखिए भाई, बात एक्चुअली बात इससे पहले वाले टॉपिक में अजरा ने बोली थी कि इनकी आदत इस कदर अपने अंदर ही मगन रहने की है मोबाइल में कि अगर इन लोगों से फिर किसी को मिलना पड़ता है तो लोग, हालांकि हमें पता होता है कि हमारा बच्चा रूड नहीं हो रहा, वो ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा क्यों है? क्योंकि सोशल हुआ ही नहीं कभी, रिश्तेदारों से कभी मिले ही नहीं है। तो अब जब उनको मिलना पड़ता है या कभी मजबूरन मिलना पड़ जाए, तो जिस तरह का बिहेवियर इन लोगों का होता है, तो मैं तो ऑफेंड हो जाता हूँ। अपने बॉडी लैंग्वेज ही अजीब होती है। आप मुंह बंद रख के ये पूरा इजहार कर देते हैं अपनी नापसंदी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। जो कि अच्छा, मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगी माजरत के साथ फिर, कि बच्चे ये नहीं रियलाइज करते कि इनकी एक भी जो भी मनफी सोच, तो चलिए अपनी जगह, सोच का तो हम नहीं बदल सकते, मेरे दिल में क्या है इनके दिल में किसी को नहीं मालूम, या जहन में क्या है, लेकिन ये एक भी नेगेटिव बात से, एक भी नेगेटिव जेस्चर से अपने को एक्सपोज करते हैं। ना उन रिश्तेदारों की सेहत पे कोई असर पड़ा, उन्होंने सिर्फ ये सोच दिया, अच्छा देखो ये अजरा ने कितनी बदतमीज बच्ची अपनी तरबियत क्या दी है, माँ के ऊपर आ गया फौरन, या बाप पे आ जाएगा कि भाई ये किस किस्म की तरबियत की थी। बच्चे ये नहीं सोचते। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि उनकी हर नेगेटिव एक्शन से ना सिर्फ वो एक्सपोज हो रहे हैं, उनके माँ बाप पे वो बात आ रही है। आप क्या कहती हैं? कम से कम ये तो सोचें। सही कह रही हैं बिल्कुल, क्योंकि रिश्ते तो नहीं छोड़े जा सकते ना। करीबी जो रिश्ते होते हैं वो खाला, फुप्पी, मामू, चाचू, ताया, यही होते हैं ना माँ बाप के पास। और आपकी जिंदगी में ज़्यादातर मैं समझती हूँ कि ये रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। पहले ज़माने में बड़ा अच्छा होता था कि लोग ये मोबाइल से, ये जो मोबाइल के से पहले ना, मैं जॉइंट फैमिली के बहुत हक में हूँ। क्योंकि होता था सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, रात को पड़े हुए हैं, कोई नहीं था किसी का कमरा अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, टीवी भी देख रहे हैं, खा पी रहे हैं। मोहब्बतें बढ़ती थी, मेल मिलाप होते थे, उससे मोहब्बत बढ़ती थी, रिश्तों की कदर थी, मोहब्बत पैदा होती थी। अब तो हर बंदे ने पकड़ के मोबाइल बैठा होता है, उसको पता ही नहीं साथ वाला बंदा जो साथ बैठा है उससे भी कोई सलाम दुआ करनी है कि नहीं करनी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आऊंगी तो तुम लोगों को बारी बारी पूछ के मैं पूरा मौका दूंगी इस बात पर वजाहत करने का। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए बहस और मुबाहिसे से हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सुबह अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स इधर से उधर से आपको सुनने को मिल रहे हैं। और अभी हमारा टॉपिक जो डिस्कशन बेस्ड टॉपिक है वो है कि ये लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों से मेल मिलाप रखो, उनके साथ अदब से पेश आओ, उनको टाइम दो। और ये लोग कहते हैं कि भाई हमें अपने में ही मगन रहने दो, अलग थलग रहने दो। अब
क्या मतलब, हम बोर हो रहे हैं। So, इन लोगों ने अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज बता दिया, अब तुम लोगों की बारी है, चलो शुरू हो जाओ। मुझे लगता है रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, लेकिन अलग थलग रहने को इसलिए प्रेफर करते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे अम्मी या अब्बू उठ के बाहर जाते हैं तो रिश्तेदार पकड़ लेते हैं बच्चों को। हाँ, कितना बैंक बैलेंस हो गया अब तुम्हारा, अब शादी कब कर रही हो, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है घर में, तो वो बच्चों से फिर वो इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि उन रिश्तेदारों से अलग थलग ही रहें तो बेटर है। दूसरा ये कि वो कभी भी आपको अंडरस्टैंड ही नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा जज करेंगे, हमेशा आपके अंदर नुक्स निकालेंगे, आप कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, देख रहे हैं, वो हर चीज़ को आपको इतना जज करते हैं कि इंसान अनकंफर्टेबल होकर फिर उठ के अपने अलग थलग ही हो जाता है। तो मुझे लगता है आप क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल ये बात से एग्री करता हूँ जो उन्होंने कही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो रिश्तेदार होते हैं अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ये बात करते हैं कि एक हमारी बहुत फन खाला है, कोई खाला हैं जो पुप्पो हैं जो हमें बहुत पसंद है, और ये बात सच है। लेकिन जो मेन वजह होती है कि हम अपने खानदान वालों से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि उनके पास कोई बात करने को नहीं होती सही, क्योंकि उनके पास सिर्फ ये होता है, या तो उनके पास गुफ्तगू करने के लिए होती है कि देखो उसने उस दिन क्या हील पहनी थी, तुम्हें पता है उसने उसके साथ शादी कर ली, तुम्हें पता है उसके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, और जो सच बात है हम इसी से बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हमें नहीं जानना किसके घर में क्या हो रहा है। हमारी अपनी ज़िंदगी में इतने मसले, हम क्या करें अगर बॉल की शादी नहीं हो रही, वो बेचारी 30 साल की हो गई, तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ में ना। और क्योंकि हमारे जो खानदान वाले हैं वो उनका मसला ये है, क्योंकि जाहिर है जो हमारे माँ बाप हैं वो एक उम्र के हैं, उनसे वो बात कर नहीं सकते। या तो मेरे अब्बू हैं तो वो बड़े भाई हैं, तो अगर मेरे चाचा हैं तो अपने बड़े भाई से वो चीज़ें नहीं पूछ सकते ना जो वो मुझसे पूछ सकते। तो उनको ये लग रहा होता है कि भाई मैं इससे पूछूंगा तो मेरा लाडला और बेटा भांजे क्या हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बिल्कुल सब उगल दूंगा। है मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं बोलूँगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर है कि आप अगर कोई गलत बात कर दो, गलत बात तो जाहिर सी बात है हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कल को बात निकल जाए मुंह से, क्या आप सही कह रहे, तो उससे बेहतर खानदान में आग की तरह फैल जाएगी वो उस तरह हम बुरे बने, हम बात ना करें हम तब भी बुरे बने, तो इससे बेहतर नहीं कि फिर हम फोन ही इस्तेमाल करने पर अब जो है। हाँ जी, आप क्या कहते हो? अच्छे रिश्तेदारों के साथ रखें, लेकिन जो अच्छे रिश्तेदार नहीं हैं, जो बहुत ही तनकीदी हैं और नेगेटिविटी लेके आते हैं, उनके साथ बिल्कुल भी ना रखें। हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं वो ऑब्लाइज करते हैं अपने रिश्तेदारों को, अच्छे हो बुरे हो, हाँ खुश ही करते हैं। खुद वो खून का घूंट पी लेंगे लेकिन उनको खुश रखेंगे, दैट्स रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है। मुझे याद है एक दफा मेरे अपने फूफा जी किसी शादी में खड़े थे, वो भी हमारे एक रिश्तेदार की थी, वहाँ पे वो खाना वाना खा के फिर उसके बाद बोलते हैं ऐसा खाना तो यतीमों की शादी में खिलाए थे। अब ये ऐसे रिश्तेदारों से मत रखे, लेकिन जो वाकई बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, जो वाकई आपके लिए दुआ करते हैं, कुछ नहीं कर सकते दुआ करते हैं, उनके साथ रखें। ओके, सही है भाई, उन लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। थोड़ी सी इसमें अगर समझदारी से ये बच्चे काम लें, जैसे इन्होंने कहा कि वो बैंक बैलेंस पूछ रहे हैं या इससे जो भी खाला चाचा फूफा पूछे, अच्छा भी कैसी चली, बात को घुमा नहीं, घुमाए नहीं, प्यार से जवाब दे। देखिए अब जो मामू जो भी होएगा आपको बताएंगे, फिर जो भी होगा एक तरीका होता है ना हर बात करने का। मतलब बच्चों को ये तरीका नहीं है कि जी हम आइंदा इस मामू की शक्ल ही नहीं देखेंगे और हम कमरे में चले जाएंगे। डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा एब्सोल्युटली जिंदगी में। वो कहते हैं ना, बहुत अक्सर सुना होता है हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नहीं जी, हाँ इस जनरेशन में अगर आप देखें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो अंदर है ये वो बाहर है, ये लोग ये हर सिचुएशन में ये चीज नहीं अप्लाई होती। ऐसा ऐसा एज के साथ बदल जाएंगे। ये भी हमारी पोजीशन। अभी हम कोई बैंक बैलेंस आपका पूछा, आपको ये खाला जब होएगा देखिए आपको बताऊंगी। आप क्या कहते हैं? ये वही बात है ना, जो एक्चुअली चक्कर क्या है कि आप जब बात करते हैं आपको बात बनानी आनी चाहिए ना, इन लोगों को बात बनानी नहीं आती। ये बहुत ज्यादा एकदम मुंह पे आपको ऑन योर फेस कर देते हैं। और इसमें कोई गुनाह नहीं है। इसके अंदर होता क्या है कि भाई मेरे एक खालू है जिनकी मैं सारी उम्र बड़ी इज्जत करता रहा हूँ, जो काबिल इज्जत भी हैं, लेकिन मेरी बेटी आई और उसने उनके घर में बैठे हुए और कोई ऐसी बात कर दी बड़ी फेमिनिस्ट अप्रोच वाली, जो उनकी उस वक्त की बात के खिलाफ थी। तो मैं एकदम से हो गया, मेरी बेटी ने क्या बात की है ना। और ये सही बात आ रहा हूँ, ऐसा हुआ है, अभी पिछले हफ्ते की बात है, ऐसा हुआ है। ये मेरी बच्ची फलाने करके कप रख के गई और जो भी बात हुई थी, मैं नहीं एग्जैक्टली कहना चाह रहा, लेकिन वो एक फेमिनिस्ट अप्रोच की बात थी जो कि मेरी तरबियत है। लेकिन मैं ये तो नहीं चाहता कि आप एक मेरे खालू के मुंह पर आप इस तरह की बात करके बात बनानी आनी चाहिए। अगर मैं अपनी ये राय दूं तो थोड़ा सा कभी कभार आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। आप अपने पेरेंट्स को तो राम कर लेते हैं अपनी बातों से, लेकिन वो उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं और एक सर्टेन एज के बाद आप उन्हें चेंज कर और उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। और उन्हें छोड़ा भी नहीं जा सकता। सो कभी कभार हमें थोड़ा सा दोगला
मैं एक बात छोटी सी और करना चाहूंगा थोड़ा सा प्लीज। गुन्ना होना एक बात, सॉरी, इसके अंदर दीनी पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोगों को पता है या शायद नहीं पता होगा, जिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिश्तेदार जो है ना, ये खाला, मामू, फुप्पा, चचा, ये लिस्ट कुरान शरीफ में दी हुई है कि जिनके घरों में आप जाके बगैर इजाजत के खाना मांग सकते हैं। ये आयत है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। फोन करके नहीं जाएंगे इन लोगों को उनके घर। छोड़ा नहीं जा सकता, आपको इनके साथ ही रहना है, इनको साथ रखना है। सुलह रहमी बहुत जरूरी चीज है दोनों तरफ से। लेकिन दोनों तरफ दोनों से तरफ चीजें से। अंडरस्टैंड करनी चाहिए। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि बड़ों की इज्जत तो बेटा बड़ों की इज्जत ही रहेगी ना, छोटे तो आप मैं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग द अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि इतना हक है हमारा उनके ऊपर और उनका हमारे ऊपर, ये दोनों तरफ से अंडरस्टैंड होना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, कभी कभार अगर मैं इन बच्चों के फेवर में बात करती हूँ, कभी कभार कंपैरिजन फैमिलीज में, आपस की फैमिलीज में बहुत होता है और अक्सर मौका ढूंढते हैं वो लोग अपने बच्चों को ऊपर करने का और दूसरे के बच्चे को गिराने का। कभी कभार ऐसा होता है। तो वो जो नेगेटिविटी वाली बात है वो कुछ हद तक सही है। अगर सुलह रहमी वाली बात, बड़े अगर थोड़ा रिस्पेक्ट बच्चों को देते हैं ना और थोड़ा उनको स्पेस देते हैं, तो फिर बच्चे भी वही फेवरेट खाला, फेवरेट वो वाली चीज है। तो दोनों जगह बात सही है। बड़ों के अंदर ये कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है। रिश्तेदारों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये मेरा भांजा है, भतीजा, तो इसको इज्जत देनी चाहिए। हर चीज़ का जवाब ये होता है मैं बड़ा हूँ, मैं क्या करूँ भाई। हर खानदान के अपने अपने असूल है ना, हर खानदान के अपना अपना माहौल है, उसके अपने असूल हैं जो उन्होंने तरबियत हासिल की, उसके हिसाब से चलते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ था कि जी बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, चाहे वो सही कह रहे हैं चाहे गलत, आप चुप कर जाएं, बाद में करें, अपने जो करना है अपने सोच के मुताबिक आपको अच्छा लगता है आप करो, क्योंकि बात छोटे की पकड़ी जाएगी। लेकिन बदतमीजी जो है, बदतमीजी तो बिल्कुल भी बड़ों के आगे जबान चलाने, बदतमीजी ये नहीं होती कि आप उनको, एक होती है जबान, जवाब देना। मुझे आज भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो एक बार मैंने कभी अपनी माँ के आगे, क्या मैं आज भी कोई मेरा सीनियर या मुझसे बड़ा हो या बुजुर्ग, मैं आज भी उसको जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वो एक तरबियत होती है आपकी, ठीक है ना। तो एक दफ़ा मैंने अपनी अम्मी को सिर्फ ये कहा, कोई छोटा सा कहा था कि ये नहीं तो ये कर लें या ये कर लें, तो मेरी अम्मी ने मेरे से 15 दिन बात नहीं की। अरे बाप रे। उन्होंने इसलिए कि तूने मेरे आगे जवाब दिया। हाँ, बात ये होती है कि रिस्पेक्ट होती है बेटा, और मान होता है माँ बाप का भी बड़ों का भी, कि ये जो है ये मेरी इज्जत रखेगा, इसको इज्जत कहते हैं। और अब बच्चे हैं ना, उनको अपनी इज्जत नफ्स बढ़ी है, हाँ हमें ये कह दिया, हमें वो कह दिया, दूसरों के आगे डांट दिया। अरे हमें तो हमारे माँ बाप पता नहीं क्या क्या कह देते थे, हमें कोई नहीं उस चीज़ को, क्यों एक ही चीज़ समझाई ना, वो माँ बाप समझाते हैं कि बेटा रिस्पेक्ट ज़रूरी है, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, बस जबान ना चलाओ, बाकी जो मर्जी। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं हम, और नेक्स्ट टॉपिक है बड़ों के मुताबिक एक घर में रहना है हर मसले का हल, जबकि नई नस्ल के मुताबिक अलग रहो तो खुश रहो, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड सेपरेट। बात ये कि अब हम इनसे शुरू करते हैं, चले उनसे, फिर हम आपको करेंगे। ओके जी, चलो भाई शुरू हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बात है कि नई नस्ल के मुताबिक अलग रहना खुश है, वो इसलिए बहुत हद तक बेहतर है कि वो जो आपने बात की ना कंपैरिजन वाली, तो सास भी कभी कंपेयर अपनी बेटी से अगर करती हैं, अगर अपनी डॉटर इन लॉ को, डॉटर इन लॉ और डॉटर में बहुत फ़र्क करते हैं, तो इस वजह से बेहतर ये है कि घर में बदमिज़गी ना हो, आपकी बात ख़राब ना हो, आप रिस्पेक्ट भी बरकरार रहे और अलग अलग सब अपने रास्तों पर चलें, इसलिए अलग रहना ज़्यादा बेटर है। मैं समझता हूँ कोई भी रिश्ता जो मजबूरी के तहत चल रहा है उसको आने का कोई मकसद नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक के खुश नहीं हो और आप लोगों का दिमाग नहीं मिलता है, तो उसमें अलग अलग रह के खुश रहना। अगर आप एक घर में रह रहे हो और आप हर 2 दिन बाद लड़ रहे हो, उससे बेहतर आप अलग रह के अगर अपने एक हफ्ते में एक दफ़ा मिलते हो और खुशी से मिलते हो, तो आप दोनों के लिए अच्छा है ना, आपकी तबीयत के लिए अच्छा है, दूसरे की तबीयत के लिए अच्छा है। उससे बेहतर ये नहीं है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें लड़ाइयाँ अलग, शोर अलग। अब मुझे बताया मेरी चाचा और चाची ऊपर लड़ रहे हैं, मेरा नीचे एग्जाम, मेरा क्या ताल्लुक है वो लड़ रहे हैं, इसमें मेरा क्या काम है। इससे ये होता है कि जो एक बिल्कुल मतलब किसी की जिम्मेदारी नहीं है, वो स्ट्रेस अलग इंसानों पे आ जाता है। जो मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में हर इंसान को, छोटे बड़े को अलग तरह का स्ट्रेस है, और मैं ये समझता हूँ कि जितना इंसान अब दिमागी तौर पे सुकूनदेह होगा वो उतनी लंबी और बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है, क्योंकि हमारी डाइट, जो हमारे हालात हैं, वो तो हमारी ज़िंदगी का वजह नहीं कर सकते। महंगाई, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट के मसले,
ये सब टेंशन अलग, बीपी हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तो मुझे लगता है इस सब का जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि अलग जहाँ बिल्कुल जहाँ ज़्यादा दिमाग वहाँ ज़्यादा मसले। बिल्कुल फसाद जो है वो घर में होता रहता है। जैसे हम सुनते, हमें सिखाया गया है कि दोस्ती खत्म कर देता है रोज का आना जाना। अब जब कोई आता है आपके घर में, वो एक तो बाहर का आता है ना, बहू आई या अगर दामाद घर दामाद बन गया फॉर एग्जाम्पल, जो नहीं होता बहू आई फॉर एग्जाम्पल, अब वो बाहर की होती है। अब आप सोचते हैं कि एक दिन में वो आपकी चीज सीख जाए, तो उनको उनका अपना घर बसाने दें। मुझे लगता है जानवरों का भी यही तरीका होता है, चिड़ियां उड़ के अपना घर बसाती हैं, सारे जानवर अपना अपना घर बसाते हैं, मिल के। हाँ, नेचर यही है, मिल के रहने में ज्यादा फसाद है, ज्यादा नफरतें हो जाती है एक दूसरे से, दिल में बैठ जाती हैं बातें। इससे अच्छा कम मिले और अपने अपने घरों में रहें, खुश रहें। ओके जी, यहाँ से शुरू करते हैं जी। मिल के रहने के जो फवायद हैं वो इन बच्चों को भी अंदाजा ही नहीं है। अगर अकेले रहना चाहते हैं तो फिर पूरी तरह से रहें। ऐसा क्यों है कि फिर घर में लाके बच्चे छोड़ने के लिए और हम पार्टी कर लें। तो फिर बच्चे भी संभाल लो भाई, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अम्मा अब्बा फिर सिर्फ इसलिए रह गए कि जी आप बच्चा संभालें तो हम पार्टी कर कर आ जाएं, आप बच्चा संभालें तो हम पिकनिक पे होकर आ जाएं, आप बच्चा संभालें तो हम दुबई का ट्रिप लगा के आ जाएं। नहीं, फिर आप सब कुछ A to Z सब कुछ खुद करें। तो वो आपके बोतल अम्मा आज क्या खाना पकाए, खाना भिजवा दूंगी। अरे भाई क्यों भिजवाओ, घर अलग किया तो आप चलाइए फिर। ये तो फिर अन्ना पे बात आ गई। नहीं, अन्ना पे बात नहीं आई। ना, मैं यही बता रही हूँ कि और फिर हर सिचुएशन में मैं शायद हर शो पे ये शेर पढ़ देती हूँ कि कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। इन लोगों की अना आसमानों पर है और ये समझते हैं हमारी होनी नहीं चाहिए। आप क्या कहते हैं? और अना ही फसाद की जड़ है। हर दोनों तरीकों के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि साथ रहने के ज्वाइंट फवायद ज्यादा है। फवायद ज्यादा है। और वो फवायद, एक तो ये बात उन्होंने कही ना कि आप घर में, इसके अलावा भी बात, आप बीमारी आती है घर में, आपको कभी ऐसा होता है कि जी आपको कहीं जाना पड़ता है, आपके अपने बच्चे भी नहीं, बड़े भी, इवन मेरी बेटी है वो 15 साल की है, मैं उसको अगर छोड़ के जाना चाहूँगा तो मैं, क्योंकि भाई नीचे रहता है, मैं वो नीचे भाई के पास चली जाओ, बराबर में खाला रहती हैं उनके पास चली जाओ। मेरे घर में ऐसे हम लोग ज्वाइंट फैमिली में अलग अलग रहते हैं, हमने पोर्शन अलग किए हुए, बट हर खुशी और गमी में एक साथ फौरन इकट्ठा हो जाता है। आप अपने बच्चे उनके पास छोड़े, मसला नहीं है। हम अपने बच्चे अपने माँ बाप के पास छोड़े, वो बड़ा मसला है। ये सही। नहीं, हम तो हर वक्त साथ है ना भाई। आप तो सिर्फ अपने अपने मतलब के वक्त आते हैं जी। ये मसला बात ये कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ना कि हमें अलग रहें, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो हम माँ बाप के पास भी रहें, हम दूसरों के पास। आजकल की जो मैंने लड़कियां देखी हैं, माशाल्लाह से उनकी शादी होती है तो भाई उनको इतना शौक होता है बस शादी हो जाए किसी तरह से, मैं चली जाऊँ अपने ससुराल में चली जाऊँ, अपने मियाँ के साथ शादी हो जाए। मैं लो जी, 4 दिन के बाद उनको फौरन अपनी अम्मी याद आ जाती है। अच्छा, आज मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। अम्मी, बेटा बात यह है कि रिश्ता कोई भी है, कोई भी रिश्ता, जब तक ये आप मुट्ठी अपनी नहीं ना रखेंगे बराबर, तो आप अकेले हैं और आपका कुछ भी नहीं है ना बहन। एक सॉरी, आप पहले नहीं आपकी एक बात और, कि जब आप छोटे थे और आपको आपके माँ बाप की ज़रूरत थी, तो उस वक्त तो वो अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी तफरीहात को कुर्बान करके आपके लिए मौजूद थे। जब आज उनको आपकी जरूरत है तो आप उनके लिए मौजूद नहीं हैं। जी, ये कितनी बड़ी खुदगर्जी की बात है। खुदगर्ज लोगों, आपने सुबह ऐसे नहीं बोले जा रहे कि आप छोड़ दें, अलग रहने की बात। एक चीज और, आजकल के हिसाब से आपके माँ बाप को जरूरत है। जॉइंट फैमिली इसलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि जिस लेवल की महंगाई है, जॉइंट फैमिली, एक जगह खाना पकेगा, एक जगह सारा सौदा आएगा, उसमें बरकत होगी। अकेला सारा कुछ करने में, बिजली पानी खाना, ये वो, जॉइंट फैमिली के फवायद ज्यादा हैं, ड्रॉबैक्स कम है। सच्ची बात। बिल्कुल। दोनों लड़ रहे होते हैं, फिर मियाँ बीवी हैं, तुमने ये किया वो, और खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं, बीवी गिर गई, मियाँ गिर गया, अब अकेले नहीं आप संभाल पा रहे हैं। बहुत सारे फवायद ज्यादा हैं, ड्रॉबैक्स कम है। मैं ये समझता हूँ कि जो मेन मुद्दा है वो जॉइंट फैमिली का है, वो माँ बाप का नहीं है। तो आप माँ बाप को लेके अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप माँ बाप को, जैसे आपकी बात है, मैं ये समझता हूँ जो माँ बाप हमारे लिए करते हैं, हम मरने के बाद 10 दफ़ा भी पैदा हो जाए हम उसके करीब भी नहीं आ सकते। ये बात माँ बाप की मैं सारी जिंदगी समझता हूँ। बेटा, ज्वाइंट फैमिली क्या होती है? माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं आपके। हाँ, बिल्कुल। ये आपकी ज्वाइंट फैमिली है। जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका
सास ससुर होते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। मैं नंदों ने भी अपने घरों में चले जाना है, देवरों की भी अपनी शादी, उनकी भी आगे बीवियां, ठीक है। जॉइंट फैमिली यही होती है, और कौन सी होती है? जॉइंट फैमिली ये होती है, मैं जो मुझे इस आइडिया है। मैं आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आप लोग बताएगा कि अगर आप सेपरेट रहते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो यहाँ बहस चल रही है, जो हमारा रीसेंट टॉपिक है वो ये है कि साथ रहना चाहिए, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम, या फिर सेपरेट रहना चाहिए। सो आप लोगों की पॉइंट ऑफ व्यूज अब मैं दोबारा पूछती हूँ, इनकी बातों के बाद क्या कहोगे? ब्लैंक हो गए ना। हमें उन्होंने कन्विंस कर लिया ब्रेक में। हम बोले चलो ठीक है यार, ना आपकी ना मेरी। हाँ, इस बहस में मुझे कॉफी की जरूरत है। बात क्या हो रही थी मैम? टॉपिक बता दे। मैं बात यहाँ से शुरू करती हूँ। इन्होंने कहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत फायदे हैं, और आप लोगों ने कहा कि जो साथ रह रहे हैं, अब मैं आप लोगों की बात से बात बढ़ाती हूँ कि इन लोगों ने कहा कि अगर साथ रह रहे हैं और एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे हैं, हफ्तों आते हैं, दरवाजे से घुसते हैं, कमरे में चले जाते हैं, फल लेकर आते हैं, कमरे में चले जाते हैं। तो अगर हफ्ते शक्ल ही नहीं देख रहे, उससे बेहतर ये नहीं है कि अच्छा जी संडे के संडे या सैटरडे के सैटरडे या ऑफिस के बाद चक्कर 3-4 दिन बाद चक्कर लगाएं और वहाँ पे 1-2 क्वालिटी टाइम दे दें, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी टाइम हो जाए, ये वो ज्यादा बेहतर है। और दिलों में जो चपकलिशें पैदा हो जाती हैं, उसके बाद की ये जो बातें होती हैं कि फ्रूट्स अपने कमरे के अंदर ले गए या लेट आए और सलाम मतलब मिले नहीं और अंदर चले गए, सलाम करके बस चले गए, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, तो इससे बेहतर है कि आप वीकेंड्स पे या कभी अच्छे मौक़ों पे साथ में मिलें, और मोहब्बतें और खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि साथ रहें। अच्छा, जब मैं शायद इतनी छोटी होंगी तो मैं ही सोचती थी यार मेरा अलग घर हो, मैं अपने से सजाऊं अपना घर और ये वो, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो करी हूँ और मेरे बच्चे का टाइम वही आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, साथ होगा तो कितना मजा आएगा। अब हम अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे, अब इस लेवल की एक्साइटमेंट अलग है। हम अपने बच्चों के बच्चे देखेंगे, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे जहाँ जहाँ उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत होगी। हम ये नहीं सोच रहे कि हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे बच्चे हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमारी एक्साइटमेंट का लेवल अलग है। उनकी शादी होगी, फिर जब वो बच्चे को सही से संभाल नहीं पाएंगे तो हम उन्हें सिखाएंगे कि उसको ऐसे करना है। हमारी सोच एक अलग है। बात ये कि हम ये नहीं सोच रहे कि हम बुढ़े होंगे, हम बेसहारा हो जाएंगे, हम बोर होंगे, हम दूसरा सोच रहे हैं। उन्हीं का फायदा सोच रहे हैं, उन्हीं का फायदा सोच रहे हैं। लेकिन ये निदा ने बहुत अच्छी बात की है कि जब मैं इस एज में थी, मैं ये सोचती थी, विद द एज मेरी ये चीज चेंज हुई है। जब मैं इमेच्योर थी और मेरी शादी उस वक्त नहीं हुई थी और मुझे था कि वाओ, मैं अपना छोटा सा ही अपार्टमेंट हो, छोटा सा ही घर हो, अपनी मर्जी से सेट करूंगी। वो अपनी मर्जी से तब भी सेट हो सकता है जब आपका कमरा है एक, वो आप अपनी पसंद से सेट कर सकते हैं। मुझे बहुत शौक था, मैं किचन के मेरी अम्मा ने जो मुझे ज़रूरत का सामान दिया है, उस किचन के अंदर मैं वो माइक्रोवेव या वो देगची निकालूंगी, और मैं बहुत होती थी हाय हाय मेरी सास ने मेरे बर्तन खोल लिए। मतलब ये छोटी छोटी पैटी चीज़ें इस उम्र में मुझे खलती थी, मगर अब नहीं खलती। बात ये कि बर्दाश्त, हर रिश्ते में बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। पेशेंस चाहिए आपको एक दूसरे को बर्दाश्त करने का। माँ बाप बेचारे पालते हैं, पैदा करते हैं, जवान करते हैं, औलाद से इतनी मोहब्बत होती है कि उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जैसे ही शादी होती है कहते नहीं जी हमें तो अलग घर दें, हम नहीं कर सकते। उसको सास भी बुरी लग रही होती है, उसको बाकी लोग भी बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन वही सास माँ होती है, वही सास। ये इन रिश्तों में कहीं भी अगर खुद गर्जी का एलिमेंट आएगा वो हमेशा खराब होंगे, चाहे वो बड़ों की तरफ से हो चाहे वो बच्चों की तरफ से, दोनों तरफ से खुद गर्जी अगर है, घर में बहुत आपका कोई हिडन एजेंडा है, अगर सब घर में बहुत डोमिनेटिंग सास है, वो भी सब झगड़े की बात। सुबह उठो तो मतलब जल्दी उठो, अगर इस तरह की टाइम टेबल सेट किए हुए हैं, मतलब हर घर में ऐसा होता है जनरली, मिडिल क्लास लोअर क्लास की बात, किसी हॉस्टल में थोड़ी रह रहे हैं, थोड़े से अगर बहुत ज्यादा जेल वाला घर होता है, हर किसी प्लीज तुम बात ही नहीं कर रहे थे। आप लोग बात कर रहे हैं ऐसा। अरे
चुप कर गए थे। टॉपिक आपने भूल ऐसा गए तुम आपने लोगों का emotional जो blackmail हाल, कर दिया तो मैं तो नहीं खेल ये सकता तो ऐसा। आपका तुम बच्चों का हाल, ये तुम तो टॉपिक ही भूल गए कि बात क्या अटेंशन हुई। लेवल देखना अपने अंदर इतने में है। तुम्हें मौका दे रही हूँ, मैं टॉपिक चेंज कर रही हूँ। दानियाल को ऐसा लग रहा है यहाँ से आप लोग ने यूं दिखाई हुई गन। आप लोग ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो तो फिर हम तो नहीं खेल रहे ऐसे। देखिए ये बात तो बहुत अलग है ना कि हमने आपको पैदा किया, वो सारी बातें तो देखिए सारी बातें हमें ही पता है। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत मुश्किल है आप लोगों को समझ आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। क्योंकि हम लोगों के पास ना तो अकल है ना तजुर्बा। आपके बच्चे ओवरलैपिंग, सॉरी, सुने बच्चों की बात ये सुने। स्टूडियो में असलियत तो आप बना कर पाए, असलियत जो लेकर आए। यहाँ से हम सबको तमाशा घर भेज दें। जल्दी करो, दूसरा भाई topic मैं ये पे समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत टेंशन होती है। आपका दिन बहुत थका हुआ गुजरा, आपने बहुत काम किया है, मैंने बहुत ऑफिस में काम किया है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं पता नहीं किस जोन में हूँ, मैं घर आया हूँ, मेरे दिमाग पे 10,000 टेंशन। अगर मैंने आपको नहीं सलाम किया तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूँ ये करना। ये मतलब नहीं कि मैं आपसे बदतमीजी कर रहा हूँ या मैं वो भूल गया हूँ तरीके जो आपने जिस तरह मुझे समझाए हैं। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि जो बाहर की दुनिया है वो पता नहीं क्या क्या हम लोग के साथ पूरे दिन में घटती। मैं आपकी इस बात को नहीं मानती। कोई मसला ही नहीं है। मानती मैं भी नहीं हूँ, मैं नहीं मानती मैं भी नहीं हूँ इस मैं बात नहीं को कि मानती जी इस सलाम बात नहीं को। किया तो क्या होगा। नहीं, अरे नहीं, अरे ये भाई गलत सिर्फ बात है। सलाम ही करके गुजर जाओ, इससे ज्यादा कुछ ना करो। ये अभी हो रहा है। सलाम करके घबराना गुजरो तो नहीं है सिर्फ सलाम क्यों किया, तबियत क्यों नहीं, नहीं ऐसा सलाम तबियत पूछी, मेरे साथ बैठे नहीं, सॉरी ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा नहीं सभी भाई आप होता है। busy ऐसा हैं, नहीं आप होता है। मान रहे हैं मेरी नहीं, बात। नहीं, नहीं, मैम टॉपिक चेंज कर दो। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? प्लीज चेंज करें टॉपिक। टॉपिक चेंज हो जाए। जवाब ही नहीं है, बस सच है ये, नहीं है बच्चों मेरे के पास पास जवाब। जवाब ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। बड़ों के मुताबिक पैसा बचाओ कल काम आएगा, जबकि नई नस्ल के मुताबिक खाओ पियो ऐश करो कल किसने देखा है। जब कल आएगी तो लाख पता जाएगा। कल आए तो फिर क्या करेंगे पैसों का? ओके भाई, अच्छा अब मैं यहाँ इनसे लेती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, जी, फिर आप लोग बिल्कुल। जस्टिफिकेशन। ओके ईमान, इनके दौर में क्या होता था, बड़ों के दौर में इतनी महंगाई नहीं होती थी, ठीक है, वो खा भी लेते थे बचा भी लेते 5 थे। रुपए में। हमारे दौर में पेमेंट्स हमारी बढ़ती नहीं है, चेक हमें मिलते नहीं है, पेट्रोल। ठीक है, और इतनी महंगाई होती चली जा रही है। अब हम क्या करें, हम ना इसमें ऐश कर पा रहे हैं ना बचत कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है, आजकल की महंगाई की गलती है। हाँ, अब कॉन्सेप्ट ये है कि खाओ पियो ऐश करो, सेविंग्स की तरफ जाना नहीं सोचते आजकल की नौजवान नस्ल। जी, ट्रैवल है, शॉपिंग है, वगैरह वगैरह, खाना पीना। देखिए करते तो ये लोग भी थे, लेकिन इनके टाइम पे अलग दौर था। ये लोग भी, आप लोग भी सब घूमे फिरे इनकी ना, तनख्वाहें भी कम थी। तो ये अखराजात भी तो कम अखराजात भी तो थे। कम थे। आज के दौर में भी अखराजात भी बैठे तो हुए कम हैं। थे। अच्छा, पेट्रोल 2 रुपए लीटर था उस वक्त। हाँ, सही बात। अभी है। भाई कौन से अरे बात तब ठीक है। 2 रुपए लीटर इतना पुराने नहीं हो आप लोग, इतने पुराने नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब नाराज हो गया। अच्छा 2 रुपए का पेट्रोल में गुस्सा है। बारी बारी बोलो फिर मैं उनकी तरफ जाऊँ। नहीं, मैं ये समझता हूँ क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हाँ। है। तो इतने ऑप्शंस नहीं थे ना, जब पैसे ही नहीं थे खर्च करने के तो बचाएंगे तो सही। मैं आपको सच बात बता रहा क्यों हूँ। नहीं अभी थे आप पैसे? अच्छा सबके होते थे। पैसे तो हैं, आप खर्च पैसे कहाँ करेंगे? पहले पैसे की वैल्यू होती थी, अब वैल्यू खत्म हो गई पैसे की। एग्जैक्टली, जब वही ना? पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। अब मुझे एक बात बताए, आज के ज़माने में, हमारे ज़माने में, चल मैं आपको अपने ज़माने में बता देता हूँ, जब तक मैं 16 साल का नहीं हुआ था मुझे मेरी अम्मी ने फ़ोन नहीं दिया था। और मैंने जो सबसे पहला फ़ोन लिया था वो नोकिया का, जो हमारा जो आज जो टच पैड वाला होता है। क्या आपको लगता है कि जब मेरी औलाद आएगी वो 16 साल तक रुकेगी? नहीं रुकेगी। और वो क्या आपको लगता है वो टच पैड लेगी? बात का मकसद ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस होते चले जा रहे हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। अगले को देख के हमें मेंटेन करना भी है, फिर अगले को देख के हमने फिर ट्रैवल भी करना है, फिर हमने ब्लॉग्स भी बनाने हैं, फिर तो हमने बैग्स भी पहनने हैं, फिर हमें गाड़ी भी अच्छी चाहिए, और फिर हमें सेविंग भी चाहिए। और ऐसा हम तो किराए के घर में रहते रहेंगे और सारी हमने किसी जिंदगी। को बताना नहीं। यहाँ ये एक सबसे बड़ा मेन फोकस होता था, सबसे पहले अपनी जमीन लेनी, घर अपना बना लो। चाहे छोटा हो, चाहे हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये होता है कि जो खाओ पियो ऐश करो वाला सिनेरियो है, ये सही है ना? मतलब आपने जो कमाया है मेहनत से अपनी, वो आप खाएं पिएं, उसको यूटिलाइज करें, ऐश करें, और जो सारी जिंदगी किराए देते रहे। ओके, एक बात, नहीं किराए नहीं। मैम सो सॉरी, मैं आपकी बात, क्या आप लोग ये बात मानते हैं कि बड़े ये बोलते थे ये प्लॉट मैंने आज से 20 साल पहले 40,000 का छोड़ा, आज ये 100 करोड़ रुपए का है? ये बात नहीं मानते आप लोग? ये आप लोग की जिंदगी में नहीं बोला बड़ों ने। ये बालाजी आज के ज़माने में मैं ये बात समझता हूँ कि आज के ज़माने में अपना घर बनाना
बहुत मुश्किल काम है। हाँ, मुझे लगता है better क्लोज कि आपको जो कम पैसे में उसमें आप खाए पिए ऐश करें, अपनी जिंदगी एंजॉय करें। किसी को नहीं पता जिंदगी कब खत्म हो जाएगी, तो जो टाइम है वो आप एंजॉयमेंट आप में अपना अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा बस। कर लेना। जब मियाँ बीवी अगर काम कर रहे हैं साथ, Standard of तो आप living अच्छा कर लें। आप अपना रेंट दे दें ना, आप अपना रेंट दे दें। हाँ, मैं समझता हूँ ये बात कि रेंट देने में मसला होता है, अपनी छत होना एक अलग बात होती है। लेकिन आज के ज़माने में मैं समझता हूँ जो महंगाई है, जो हालात हैं, उसमें एक मिडिल क्लास इंसान जो कि बहुत हलाल तरीके से पैसा कमा रहा है, वो अपना घर नहीं ले सकता। हाँ, नहीं ले सकता, अपनी छत नहीं हो। पाकिस्तान में इट्स बेटर कि आप सारी खाओ, जिंदगी पियो, ऐश बचाओ। करो। एक तो आप बचा भी रहे हो, फिर आप अपना पेट भी मार रहे हो, और आप अपनी ख्वाहिशात भी मार रहे और हो। कुछ हासिल भी नहीं हो रहा। वही नहीं, पेट नहीं, पेड़ पे मुक्के मारते हैं, पेड़ पेट में पत्थर बांध के आप भाई एक रोटी खा रहे हो, चलो हम पैसे बचा रहे हैं, अपना दिल भी मार रहे हैं, चलो ये फोन नहीं मैं ये ले लेता हूँ, आप घर भी नहीं ले पाए क्यों? आपको कल का तो पता ही तो नहीं, आपने याशी भी नहीं की, पैसा भी नहीं बचा, पैसा भी मर नहीं गए। बचा, आप मर गए। चलिए जी, अब आते हैं आपकी तरफ। मरने से पहले एक पॉइंट आता है, जब आपको बहुत पैसे की ज़रूरत होती है, वो होता है बुढ़ापा। अगर आप सेव नहीं करेंगे और आप खुदा ना खास्ता यू एंड अप इन हॉस्पिटल, आपको पता है कि अस्पताल में आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हफ्ता गुजार लें तो कितना खर्चा होता है। मेरे बच्चे करेंगे ना, बुढ़ापे में नहीं तो इंडस वो हॉस्पिटल में बीमारी पार्टी होगी। बचत इसलिए करें, किसी भी वक्त आ सकती है, क्योंकि आजकल तो जवान बच्चों को पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं। एग्जैक्टली, सेव इसलिए फॉर योर बचत रेनी जरूरी डेज। है। दूसरी बात आपने एक कही कि जी वो बैग लटका लो और चप्पल जूता, अरे यार, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आजकल के बच्चों के, बिल्कुल सही बात। अगर इससे ऊपर की वो सोच रख लें, उन्हीं के मसाइल हल होंगे। वही बात हो गया, हमारी सेहत पे कोई असर नहीं। वेदर यू वेयर अ डिजाइनर बैग एंड अ शू, यू आर कैरिंग अ डिजाइनर बैग और नॉट, इट हार्डली मैटर्स। वो आपका अपना कॉम्प्लेक्स है, एहसास से कमतरी से अगर आप बाहर निकल आएंगे, आपकी अपनी जिंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा उन्होंने तो ये चप्पल पहनी थी तो मेरे पास क्यों नहीं है? हाँ, ये नहीं होनी चाहिए सोच। इसी में मसले मसाइल पैदा होते हैं। मुझे बोल दिया भाई। इसलिए वो कभी भी इनकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। बचत इसलिए जरूरी है, सिर्फ बुरे वक्त के लिए। कुछ नहीं पता आपको कल का, कि कल खुदा ना करे मैं बाहर निकल के जाऊँ, एक्सीडेंट हो जाता है। अगर बचत नहीं है, कहाँ से मेरे घर वाले में वो खर्चा मेरा हॉस्पिटल का, जैसे इन्होंने बात की, कहाँ से? आप क्या कहती हैं? मैं तो यही कहूँगी कि पहले जो होता था ना वक्त, उस पहले थोड़े में ज़्यादा गुजारा होता था, वसाइल थे। अब ज़्यादा में थोड़ा गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि अब मसाइल ही मसाइल हैं हर तरफ। और मेरा ख्याल है शायद उसी हिसाब से, क्योंकि आज का दौर चल रहा है ना, पहले तो आपको थोड़े में भी होता है, 10,000 में भी गुजारा हो जाता था, अब वो 10,000 लाख से भी ऊपर हो गया। ठीक है ना, अब तो वो तो बचत करनी इसलिए ज़रूरी है कि इंसान को किसी मौके पर भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरे आप लोगों की बात को सेकंड करूंगी मैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोगों ने कहा ना भाई आजकल कैसे घर बनाएं, बड़ा मुश्किल है आजकल के ज़माने में। आपको ज़रूरी तो नहीं है कि आप वहाँ पे जाके DHA में डिफेंस में ही घर ले लें, या एक पॉश इलाके में जो आपको समझते हैं कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड इतना होना चाहिए। आप सिक्योरिटी हो, आप ऐसी जगह भी ज़मीन ले सकते हैं जहाँ कम कीमत पे मिलती है, अपार्टमेंट ले और सकते फिर हैं। कभी किसी ज़माने में वो आपके पास ज़मीन होगी तो एक आपके पास सिक्योरिटी होगी। बिल्कुल सही बात। जब आप कि 20 साल बाद जब आप अपने बच्चों को बताएंगे हमने तो इतने इसमें ली थी और अब देखो इतने की है, वही बात। तो कम से कम वो बच्चों के काम तो छोटी सी जिंदगी है, बंदा सोचता ही रह जाता है मैं कल कर लूंगा, अच्छा मैं फलां कर लूँ, कोई पता नहीं चलता कल अगले वक्त पे बात लेकिन यही इनकी सवाल, इन्होंने कहा था ना कि आपने कहा कल के लिए बचाएं, तो फिर उन्होंने कहा था कल पता नहीं है कि नहीं, तो क्यों बचाएं? वो वाला बात मेरी बात सुने, अगर कल हो ना हो, बच्चों बॉटम लाइन इज ओल्ड इज गोल्ड। बॉटम लाइन इज स्कीम 33 में आप घर ले Old is gold, of course old is gold, but of course old is gold, but there's a difference between old and rusty, please. जितनी वैल्यू एंटीक की है, ये तो डायरेक्ट हो रहा है भाई। बैग और जूते की वो वैल्यू नहीं। एंटीक की जो प्राइसेस होती हैं, किसी भी एंटीक की वो प्राइस आपके डिजाइनर जूते और ये बैग है की नहीं एंटीक है। बच्चे। ओके भाई, ये बहस, ये ऐसी बहस थी Never जो मुझे ending। सुबह सुबह इतना ज्यादा एनर्जी दे गई है, अब घर में जाके भी बड़ी बहसें करनी है। थैंक यू सो मच आप लोगों का अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बताने का, और सिर्फ जनरेशन में नहीं बल्कि एक इंसान से दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस होता है, और कभी भी एक दूसरे का परसेप्शन सेम नहीं हो सकता। मगर ये है बात कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और बर्दाश्त की, जो आजकल हमारे अंदर हमें पैदा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ये जनरेशन हो चाहे वो ये जनरेशन हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब आपकी मुलाकात हो रही है साहिर लोधी से। वो अपनी ब्रांड लेकर आए हैं अमोर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक कोई ठाक। भी नई खबर होती है तो इधर से आप लोगों को पता चलती है। आज सबसे पहले आप ही के प्रोग्राम से पता चलती है। अच्छा, आज हम ये न्यूट्रल किट लेके आए हैं नई। नो मेकअप न्यूट्रल किट है और इसको हमने बहुत अफोर्डेबल कर दिया है। अब इसके अंदर हमने 3 चीजें, जब आपको मिलेगी तो आपको किट इस तरह से मिलेगी। और इसके अंदर जब आप खोलेंगे तो यूं आएगा। ये हमने इसके अंदर डायरेक्शंस हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक ग्लो सीरम है, एक हमारा टिंट है और एक हमारी बीबी क्रीम है। अच्छा, ये तमाम स्किन के लिए है और ये न्यूट्रल है और ये बीबी क्रीम बहुत थोड़ी सी लगती है। यानी पहले ग्लो सीरम लगाएं, ग्लो सीरम लगा लें, उसके बाद बीबी क्रीम लगाएं एंड देन टिंट। अच्छा, टिंट हमारा 2 पिंक और रेड के अंदर है, तो आप जो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप ये तीनों को अलग अलग खरीदते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 4500। लेकिन अगर आप आज ले रहे हैं, सिर्फ आज के लिए, संडे तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको 3500 का कर देंगे, तो हम आपको 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। आज अगर आप लेते हैं तो दिस इज फॉर 3000। आप This is how much? 3000। 3000 और वैसे 4.5 का है नॉर्मल प्राइस। वैसे 4.5 का है। ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू गेट एक्सपेंसिव। हम सिर्फ संडे तक कर रहे हैं और सिर्फ ये आप ही के शो के लिए है, बिकॉज हम कहीं भी और अब किसी और शो के लिए नहीं है, कहीं और नहीं है। दिस इज ओनली फॉर गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अगर आप गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का नाम मेंशन करते हैं या करती हैं अभी, तो ये नो मेकअप किट है, न्यूट्रल मेकअप किट है। इसी तरह से आपको मिलेगी, इजी टू कैरी है, बहुत आराम से, और ये आपको डिलीवर हो जाएगी 3 to 4 डेज के अंदर। अगर आप कराची या लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर है, बाकी जगहों के अंदर आज बारिशों की वजह से 4, 5, 6, 10 दिन थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, और बेहतरीन बात ये है कि न्यूट्रल है, बहुत थोड़ी सी आप बीबी क्रीम इस्तेमाल करते हैं एंड देन यू आर डन, यू आर गुड टू गो। आपको फाउंडेशन की जरूरत नहीं। कहीं भी जाना हो ना, कोई हाउसवाइफ भी है, बाजार जा रही है, सौदा लेने जा रही है, तो हल्का एक फ्रेश लुक आ जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, जब आप ये ग्लो सीरम इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये नेचुरल ग्लो आपको वैसे ही देता है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ग्लो सीरम लगाइए, ग्लो सीरम के बाद थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाइए एंड देन टिंट एंड यू आर गुड टू गो। और टिंट हमारे पास दो हैं, एक पिंक के अंदर है और एक रेड में है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दें कि जी मुझे पिंक किट चाहिए या रेड किट चाहिए, तो वो आपको दे देंगे। दिस इज हाउ इट लुक्स। तो एक तो ये है हमारे पास ना। अच्छा, दूसरा जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और ये इन दिनों मैं ले रहा हूँ, आप मेरी स्किन में कोई तब्दीली देखी? हम आते ही सबने बोला कि आप थोड़े फ्रेश हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी। वो इसकी वजह से, थायराइड की वजह से, बिकॉज ये ग्लूटाथायोन प्लस विटामिन सी है। मैं इसको खा रहा हूँ, मैं इसको ले रहा हूँ एवरी सिंगल डे। राजा बिल्कुल सामने मेरी टेबल के रखते हैं और मैं एक टैबलेट लेता हूँ। हम लोगों को ऐसे भी बता सकते हैं ना, वो गोरे रंग के इंजेक्शन जो ये गोरा रंग कर देती है आपको। ये टैबलेट्स है, ये टैबलेट्स है और ये आपको बहुत आराम से गोरा कर देंगे। इंजेक्शन से बड़े लोग डरते हैं ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इंजेक्शन एक्सपेंसिव भी बहुत है। 7,000 से लेकर 13,000 तक है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ, प्लीज अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये लीजिएगा, ऐसे नहीं। इवन दो कि ये ड्रैप सर्टिफाइड है, ड्रैप एनलिस्टेड है, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से या डर्मेटोलॉजिस्ट से, जिससे भी आप कंसल्ट करना चाहते हैं, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। जो प्रेग्नेंट खवातीन है वो प्लीज दूर रहें इससे। बाकी तमाम लोग ले सकते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं आप ले तो सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़रूर। लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ग्लूटाथायोन है और सबसे बड़ी बात ये न्यूट्रास्यूटिकल है। अच्छा, हमने आप ही के शो पे इसको 5000 का किया था, 7500 से 5000 का किया था, और आप ही के शो पे हम वी स्टैंड विद आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड वी से कि व्हाट अ वंडरफुल जॉब दे आर डूइंग एंड थैंक यू, हैट्स ऑफ टू देम, सैल्यूट टू देम। तो हमने 6 सितंबर और 7 सितंबर की खुशी में इसको 500 रुपीज मजीद ऑफ कर दिया है। 4500। यस, एंड 50 टैबलेट्स आर देयर। 50 टैबलेट्स हैं। और कब तक के लिए? और ये संडे तक के लिए। आप अभी कॉल कर लीजिए, क्योंकि और ये आपको ऑर्डर करने पड़ते हैं। अगर आप अभी ऑर्डर करेंगे, 2-3 आप ऑर्डर कर दें, संडे तक ये 4500 का, अदरवाइज फिर ये इल गो बैक टू द रेगुलर प्राइस। तो ये ग्लूटाथायोन है, ये आपका रंग भी फेयर करती है, रंग को गोरा भी करती है, जो आई डोंट नो जो भी आपका कलर है वो बहुत अच्छा है। वहियां खत्म कर। अच्छा, मैं सबसे बड़ी बात ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन बहुत सिल्की, बहुत स्मूथ हो जाती है, टाइट हो जाती है। तो दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आपकी रंगत को बहाल करना है तो ब्राइटनेस भी इससे हो जाती है। तो ये ग्लूटाथायोन है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस विटामिन सी, उनको सिर्फ कॉल करके कहें मुझे ग्लूटाथायोन चाहिए या मुझे थायोवेट चाहिए, या उनको बोलिए वो जो रंग गोरा करने वाले टैबलेट्स हैं वो दे दें, या ब्राइट करने वाले टैबलेट्स जो है वो दे दें। तो आई मीन दिस इज रियली 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 इफेक्टिव। तो ये वैसे 7500 का है, लेकिन आज से लेकर संडे तक 4500 का है। नंबर आपके पास अभी दिया होगा, सामने दिया चल रहा होगा, उस पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। यू नो, पीपल आर देयर टू असिस्ट यू, वो आपको असिस्ट कर देंगे। इसके साथ साथ इसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, इसके इतने रेव रिव्यूज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे एक बहुत
बहुत प्रोमिनेंट नाम है पाकिस्तान का, बहुत प्रोमिनेंट नाम। रिसेंटली उनका बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस हुआ है और मैं ज़ाहिर है उन्होंने मुझे मना किया तो मैं वो नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा, ये बता दीजिए कि उन्होंने बहुत सारी टैबलेट्स, बहुत सारे सप्लीमेंट्स ट्राई किए थे, कुछ नहीं हो पाया। ये लिया उन्होंने, 1.5 महीने से वो ले रही हैं एंड शी हैज़ सीन अबाउट 4 to 5 इंचेस लॉस, और कमाल किस्म का 4 से 5 इंच उनका 1.5 महीने के अंदर कम हुआ है। 4 से 5। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, इसके साथ आप कुछ भी खा लें, आप कुछ भी खा, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डाइट कर रहे हैं, ये बगैर वो जो मेरे जैसे लोग हैं ना, जो आज सुबह भी नाश्ता करके प्रॉपर आए हैं, तो ये उन लोगों के लिए प्रॉपर नाश्ते, प्रॉपर खाने, प्रॉपर वो वाले ना। बस मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप पोर्शंस के अंदर खाएं। अगर आप 3 मरतबा दिन में खा रहे हैं तो 6 मरतबा खा लें। और एक रिक्वायरमेंट हमारी है इसके साथ, जो प्रोटोकॉल है वो ये है कि 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है, लेकिन ये अमोर कर्व जो है ये 3 से 4 इंचेस आपके 1 महीने में रिड्यूस कर देती है। स्पेशली ये वाला पार्ट जो है, ये जो ऊपर का बॉडी पार्ट है, ये 3 से 4 इंचेस रिड्यूस करती है। बस प्रोटोकॉल इसका फॉलो करें, 14 से 16 ग्लास पानी पी लें। प्लस एक और रिक्वायरमेंट है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगेन ये 100% ऑर्गेनिक है, ड्रैप इनलिस्टेड है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो दिस इज़ अमोर कर्व एंड इट रियली वर्क्स वंडर्स। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने इसकी बात करूँ। बिल्कुल। ये जी हमारी कंप्लीट फेशियल किट है, इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल किट है, इसी तरह से आती है। आई लव द पैकेजिंग ऑफ इट। और इसको जब आप खोलते हैं तो ये अंदर से इस तरह से इसके 6 स्टेप्स हैं जो बता दिए जाते हैं। इसका आपका थैंक यू कार्ड होता है, ये एक बटर पेपर हमने लगा हुआ है जिसमें हमारी ब्रांडिंग होती है, वो निकलता है, और साथ साथ ये चीज़ें निकलती हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से निकलता है। और आपको इंग्रेडिएंट्स अगर देखने हैं तो वो आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी बात इस किट की ये है कि इसके अंदर आपके पास तकरीबन 8 से 10 फेशियल बहुत आराम से निकल आते हैं। 8 से 10 फेशियल का मतलब ये है कि अगर आप सैलून जाते हैं और आप वाइटनिंग फेशियल वाइटनिंग फेशियल लेना चाहती हैं या लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 इट गोज़ अप टू 50,000 आपको पैसा लग सकता है वाइटनिंग फेशियल के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने घर बैठ के ये वाइटनिंग फेशियल इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको कॉल करके कहें कि जी मुझे फेशियल किट दे दें, वो आपको फेशियल किट दे देंगे। और आज इस पर भी ऑफ है, 14% ऑफ है, बल्कि इसलिए तो 14% से भी ज़्यादा ऑफ है। इट इज़ रियली गुड। अभी कॉल कीजिए एंड पीपल आर देयर टू असिस्ट यू। अच्छा, एक चीज़ के बारे में ज़रूर बात करना चाहता हूँ। मुझसे सना ने पूछा था कि साहिर भाई आप अपने बालों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। मैं बता देता हूँ क्या इस्तेमाल करता हूँ अपने बालों के लिए। मैं अपने बालों के लिए ये इस्तेमाल करता हूँ। और अपना शैम्पू मेरा जो है, आई एम सॉरी इधर रख दिया उन्होंने। हाँ, शैम्पू जो है मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपके बाल जा रहे हैं, गिर रहे हैं और घने नहीं हैं एनीमोर, तो आप मेरे बालों को हाथ भी लगा के देख सकते हैं। इसके अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं लगी हुई, स्प्रे ज़रूर किया हुआ ताकि रहें, वरना वो इधर उधर पूरे फैल जाते हैं। क्योंकि बाल बड़े हैं तो वो गिर जाते हैं चारों तरफ। लेकिन पहली मरतबा मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने दवाएं खाना छोड़ दी हैं, मैंने कुछ लगाना छोड़ दिया। मैं रोगेन लगाया करता था, मैं प्रोपेशिया लेता था, वो सब कुछ छोड़ दिया। 7 डेज़ आपने ये लगाना है, आपके खोए हुए बाल दोबारा वापस आ जाएंगे, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन। मतलब आपने 7 ड्रॉप्स लगाने हैं, 6 7। अच्छा, 7 ड्रॉप से ज़्यादा मत लगाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको अच्छी तरह से आप रब कर लीजिए और सुबह उठ के आप इससे धो लीजिए, और ये आपके बालों को दोबारा से वापस लेके आ जाएगा। ये इनसे कहिए, अभी कॉल कीजिए, जी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, मुझे बताएं मैं अपने बालों को कैसे बचाऊं। अभी आप कॉल कर सकती हैं या कर सकते हैं, जो बोले मैं अपने बालों को कैसे बचाऊं, और ये आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। दिस इज़ रियली वंडरफुल। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूँ। एक चीज़ है जिसके बारे में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हमें कोई ऐसा फेस वॉश बता दें जो लगाते ही एकदम से रंगत बेहतर हो जाए। अच्छा, उसके लिए हमारे पास ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है। ये मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, हर रोज़ इस्तेमाल करता हूँ, ट्वाइस थ्राइस जितनी मरतबा मैं मुँह धोता हूँ मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, अक्सर हमें पिगमेंटेशन की शिकायत हो जाती है, सुपरफिशियल पिगमेंटेशन होती है। इसमें ये बात याद रखिएगा कि पिगमेंटेशन वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन अगर बहुत डीप रूटेड पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी हद तक सुपरफिशियल पिगमेंटेशन जो है वो दूर कर सकते हैं आप इससे। अगर आप अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश से, अच्छा सिर्फ अगर फेस वॉश भी आप लेते हैं तो आप इससे जब आप मुंह धोएंगे तो इमीडिएटली आपको 30 सेकंड्स के अंदर इसका इफेक्ट पता चलेगा और फौरन स्किन लाइट हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ अगर आप इसका कॉम्बिनेशन कर लें, ये पिग्मा लाइट है, तो आपकी झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, एंड दिस वर्क्स लाइक मैजिक। ये इमीडिएटली ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, जिसके अंदर ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है और ये पिग्मा लाइट मौजूद है। इसके साथ ये रात को आप लगा लें, रात को सोने से पहले इससे धोएं और इसको लगा लें एंड इट वर्क्स। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैंने अभी लगाई है, मुझे नहीं पता आपको मेरी स्किन में कितना फ़र्क लग रहा है, लेकिन मैंने लगाई है। मैंने आज जब मैं आया हूँ तो मैंने क्या किया, मॉइस्चराइजेशन के लिए मैंने ये एलो सीरम लिया, ये मैंने लगाया है, और रात को सोने से पहले
मैं ये लगाता हूँ, ये इजिप्शियन सीरम है, ये रात को आपने अपने, मैं इससे अल्ट्रा वाइटनिंग से मैं धोता हूँ, फिर अपना फेस धोता हूँ, ये लगाता हूँ क्योंकि मेरी स्किन में अगर कोई फाइन लाइंस हैं तो वो मैं उसको रिड्यूस करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये एंटी एजिंग है एंड इट रियली वर्क्स, ये इजिप्शियन सीरम है। तो मैंने ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने अपना चेहरा धोया इससे अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश से, उसके बाद ये अपना सीरम जो है वो इस्तेमाल किया। अच्छा, ये 3 से 4 ड्रॉप्स लगते हैं। अब ये तो मैंने रात को कर लिया। सुबह मैंने क्या किया, लिटरली निदा मैं आपको बताऊं कि मैंने एलो सीरम लगाया। ये एलो सीरम लगाने के बाद मैंने ये प्लैटिनम गोल्ड की क्रीम जो है बस ये अप्लाई की है एंड दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा मैंने कोई अभी बल्कि आपकी जो वो असिस्टेंट है शहजादी, वो मुझसे मेकअप आर्टिस्ट है, आई एम सॉरी मेकअप आर्टिस्ट, वो मुझसे पूछ रही थी कि मैंने आप तो कुछ भी नहीं करते, ना पफिंग करते ना कुछ करते हैं। मैंने कहा जी मैं सिर्फ ये लगाता हूँ, दिस इज व्हाट आई यूज, दिस इज व्हाट आई यूज। ये 30 सेकंड्स के अंदर आपकी स्किन को लाइट कर देती है और आपकी स्किन को टाइट कर देती है। तो मैंने जो यूज किया वो एलो सीरम के साथ। और ये अच्छा, एलो सीरम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि चूंकि इसमें एलोवेरा शामिल है, 99% ये ऑर्गेनिक है, तो आपकी स्किन को वैसे ही टाइट करता है और आपके स्पॉट्स को रिमूव करता है। तो मैंने ये लगाया है और मॉइस्चराइज रखता है, ये लगाया है और ये लगाने के साथ साथ मैंने इसको यूज किया। और संडे तक बताया इन्होंने कि डिस्काउंट है, इसके ऊपर 1500 का डिस्काउंट है 1500 एंड उसके ऊपर लाइक 3000 रुपए का 3000 रुपए का डिस्काउंट है। उनको बोलिएगा जी रंग साफ करने वाली मुझे टैबलेट चाहिए, वो मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज अगर आप मुझे बिल्कुल, बस टाइम खत्म हो गया तो आप लास्ट बता दें। आपके स्किन, हेयर और नेल के लिए हमारे पास अमोर रोज है, इस पे भी डिस्काउंट है, 3200 की है। वैसे आज अगर लेते हैं तो 2400 की है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जी, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि ये बहस सोम भाई साहब आपको सुबह सुबह अच्छा लगा होगा, मगर मुझे पता है ये बहस कभी खत्म नहीं हो सकती, तो ना होने दे खत्म। सोचते रहें जो सोचते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।